हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिश्ते में। मैं हूँ निखिल, मैं साथ ही निमिष और सुनील। गाइस हेलो तो हेलो। हेलो गाइस। ये वीक की सबसे बड़ी और सबसे मतलब ट्रेंडिंग न्यूज़ तो यही है कि जो ईरान और इजराइल का जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, वही अभी भी चल रहा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि यूएस ने अपने बी टू बॉम्बर से ईरान के जो फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, फोर्दो और तीन न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उस पे बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक किया है। तो उसके बाद ये एस्केलेट हो गया है सिचुएशन। तो मेन मेन अगर हम असम मतलब ब्रीफ में समराइज करना चाहे तो ईरान और इजराइल की रिवेलरी तो काफी टाइम से चल रही है। बट रिसेंटली 2025 में 12 जून को इजराइल ने मेजर एयर एयर कैंपेन किया ईरान के एयर स्पेस में। उनके जो न्यूक्लियर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उनके एयरफील्ड है, जो भी मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पहले अटैक किया ताकि वो उनको एयर सिक्योरिटी मिले। फिर उन्होंने वापस फिर उनके जो नेतन्स एनरिचमेंट फैसिलिटी है उस पर अटैक किया। फिर उनके बहुत सारे साइंटिस्ट और टॉप मिलिट्री कमांडर है, उनको एकदम प्रिसीजन मिलिट्री स्ट्राइक से अटैक किया। उसके बाद ईरान ने फिर वो काउंटर स्ट्राइक किया तेल अवीव पे, जेरूसलम पे, जो भी वो उसने बैलिस्टिक मिसाइल से फायर किया वो किया। उसके बाद जून अभी ये 2-3 दिन पहले 21-22 की रात को यूएस ने अटैक किया, जो हमने बात की अभी, बी टू बॉम्बर से। तो उसके बाद थोड़ा अभी और क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि आई थिंक मिडिल ईस्ट थोड़ा ये अनस्टेबल रीजन ही है। तो गाइस, ये थोड़ा क्विक इवेंट्स समरी था। तो और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, निविश? हाँ, इसमें ये जो बी टू बॉम्बर्स वाला किया पूरा एक्सरसाइज, वो काफी अनप्रेसिडेंटेड है। इसमें सेवन हम्म। बी टू बॉम्बर्स यूज किए उन्होंने। हम्म। जो आई थिंक इतना बड़ा आज तक हुआ ही नहीं है। यूएस हम्म। मिलिट्री की पूरी हिस्ट्री में इतना बड़ा बी टू बॉम्बर का ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ा हुआ था आई थिंक 2001, वो 9/11 के अटैक के बाद कुछ उन्होंने ऑपरेशंस किए थे। बट वो उसमें काफी कम बी टू बॉम्बर्स यूज किए थे, इतने नहीं किए थे, 7 बी टू बॉम्बर्स। और ये पूरा ऑपरेशन भी काफी इंटरेस्टिंग था। जो यूएस से ही वो बी टू बॉम्बर्स फ्लाई हुए, उन्होंने मिड एयर पूरा रिफ्यूलिंग वगैरह किया, बॉम्बिंग किया ईरान पे। और फिर चले गए। वो पूरा ऐसे क्लेम कर रहे 35 आवर्स का पूरा ऑपरेशन था एंड सो ऑन। इसमें 125 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे। 7 बी टू हम्म। बॉम्बर्स थे, बट ओवरऑल 125 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे, जो मिड एयर फ्यूलिंग में काम आते हैं। फिर एज अ डिकॉय, सपोर्ट। हम्म। बॉम्बर से पहले फाइटर जेट्स जाके पूरा वो हम्म। एज अ डिकॉय जाते हैं, देखते हैं कि कोई ईरानियन फाइटर जेट्स डिफेंस के लिए है कि नहीं है, या है कि फिर नहीं? उनका एयर डिफेंस सिस्टम कितना एक्टिव है, क्या है। तो 125 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे इसमें। फिर कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे थे कि जो यूएस से फ्लाई हुए इनके साथ ही, पूरे पूरे उनके ऑपरेशन के साथ। बट वो कुछ कहीं और चले गए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। वो ईरान की तरफ नहीं गए, कुछ और वो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए, कहीं और चले गए। कुछ ये जो बी टू बॉम्बर्स और कुछ एयरक्राफ्ट थे वो टर्न मार के वो टुवर्ड्स ईरान गए। तो सॉर्ट ऑफ और भी कंफ्यूज करने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं है। पर आई थिंक ईरान को तो पता ही होगा। ट्रम्प ने ओपनली कहा ही था कि नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग। सो ईरान को पता ही होगा कि कुछ होने ही वाला है। तो हम्म। सरप्राइज तो नहीं होगा। बट कब होने वाला है और कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो शायद ईरान के पास कैपेबिलिटीज हाँ, इतनी क्योंकि है नहीं। ईरान के पास कोई सैटेलाइट बेस्ड सपोर्ट तो है नहीं, है ना? उसको इंटेलिजेंस मिलता होगा तो शायद रशिया से मिलता होगा, ऐसा कुछ होगा। बट स्टिल मतलब उसका, हाँ, वो तो मेरी बात सही है कि पहले से पता होता ही होगा। आई थिंक ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है ना, कि उसने जो भी जो यूरेनियम एनरिच किया हुआ था 60% जो भी है, जितना भी किया हुआ है, वो 280। उसने वो उससे, हाँ, उससे वो हटा लिया है, ऐसा है। आई डोंट थिंक वो कॉन्स्पिरेसी थियरी होगी, वो तो सही होगा यार। वो तो सही। मतलब कर ही लेंगे। इतना ट्रम्प कह रहा है ओपनली, और इसराइल भी अटैक कर ही रहा है सब न्यूक्लियर साइट्स पे। तो वो तो ऑलरेडी आई थिंक उन्होंने हटा ही लिया होगा कहीं पे, और सही किसी है, सेफ सही बात साइड है। पे रख रख दिया बट होगा। एक्चुअली हाँ, बट जो फैसिलिटीज देती है, जो मतलब ये क्लासिफिकेशन के लिए काम आता है, वो फैसिलिटी तो हटा ही नहीं सकते। वो यूरेनियम हटा लिया होगा वहां से वो लोग ने।
फैसिलिटी तो बस। नहीं कर सकते, हाँ वो तो हाँ, वो तो फिजिकल एसेट है, तो सही बात है। आई थिंक और मेन वही डैमेज यूएस बेसिकली और, वही हुआ है। हाँ हाँ फैसिलिटी, इसीलिए तो यूएस और मतलब इसराइल अभी भी बॉम्बिंग बॉम्बिंग कर ही रहे वो तीनों साइड पे। हम्म आज भी आई थिंक, आज भी इसराइल ने वापस वही साइड पे वापस बॉम्ब किया है ना, वापस हाँ वापस बॉम्ब किया, फॉर्डो पे ईरान फिर अभी से का किया अभी, है। फॉर पे किया। किसने किया है पता नहीं है, बट ऑफकोर्स इसराइल ने किया होगा वो तो। इसराइल ने किया है। और ये भी मैं देख रहा था कि जो हमारे सैटेलाइट इमेज है, वो यूएस ने जो बॉम्ब गिरा है उसके बाद सैटेलाइट इमेज से भी बहुत उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है कि कुछ मतलब बहुत जरा डेवस्टेशन हुआ हो। थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, बट आई थिंक इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है। हाँ तो और जितना मतलब वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई 12,000 टन का बॉम्ब गिरा है, सॉरी 12,000 किलो का बॉम्ब गिरा है, तो आई थिंक 12 टन। उतना मतलब हाँ, तो उतना वो दिख नहीं रहा है ऐसा। शायद ऐसा भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बंकर बस्टर है ना, वो जमीन के अंदर जाके हाँ फूटता है, यस हाँ यस, ऐसा वो कुछ तो है है तो ही, शायद। हाँ 40, हाँ हाँ 40 40 फीट अंदर जाकर के वो ब्लास्ट होता है वो मीटर्स, हाँ बॉम्ब। 40-50 मीटर्स फोर्टी जाता है वो। 40 फीट हाँ पे मीटर से। हाँ, हम्म वो वही टेक्नोलॉजी पे बनाई गया ना लाइक। तो डैमेज अंदर ही हुआ होगा, अंदर ही हुआ होगा, शायद ऐसा कुछ सैटेलाइट होगा, इमेजेस में दिखा नहीं होगा, अंदर जो दिखा नहीं होगा। फैसिलिटीज है वही डैमेज होगी। और एक बॉम्ब नहीं डाला है फॉर्दो पे, तो 6 बॉम्ब डाले हैं बंकर हम्म, बस्टर्स। 6 बॉम्ब सही बात है। गिरा है तो डेफिनेटली कुछ पंद्रह कुछ तो पंद्रह वही होगा टन के अंदर। इमेजिन करो क्या वेट होगा, क्या मतलब डिस्ट्रक्शन होगा। आई थिंक द बिगेस्ट बॉम्ब है ना, बिगेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है वर्ल्ड, हाँ बेसिकली। वर्ल्ड बिगेस्ट वर्ल्ड के नाम। इससे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है दुनिया में। वो भी नहीं है, और सही है। B2 बॉम्बर के अलावा कोई एयरक्राफ्ट भी नहीं है जिसको कैरी कर सकता है कैरी कर ऐसा। सकता है, सही बात B2 है। बॉम्बर अकेला ही एयरक्राफ्ट है जो इसको बेसिकली कैरी कर सकता है। रशिया के पास अपने नहीं है क्या, कोई रफाल, रशिया के पास है? नहीं है, आई डोंट थिंक रशिया के पास भी है, नहीं है। ऐसे क्या बस भी फाइटर नहीं है। जेट्स, अपना राफेल फाइटर जेट है, उसका लिमिट कुछ 8 टन या 9 टन का है, एक पेलोड का। ये उससे बड़ा है, मतलब मोस्ट फाइटर जेट से बड़ा है इसका पेलोड साइज, तो कैरी भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि इसको बहुत ही ऊपर से गिराना पड़ता है इसको, बिकॉज ये स्पीड पकड़ता है, मतलब वो उसकी वो साउंड की स्पीड से 2x 3x मार्क स्पीड पे जाके फिर वो एक्चुअली पेनिट्रेट हम्म करता है। सो हम्म, पेनिट्रेट करता है वो ग्रेविटी के उसके स्पीड एक्वायर करके फिर वो पेनिट्रेट करता है, तो इसको बहुत ऊपर से गिराना पड़ता है। तो वो भी है हम्म, कि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी गिरा सकते हो, वो तो 50,000 बराबर। फीट की हाइट पे या किसी हाइट पे जाके फिर B2 उसको ड्रॉप करता है। तो इसलिए भी शायद ऐसा है कि ईरान को स्टॉप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी हाइट पे जाके एयरक्राफ्ट ड्रॉप कर रहा है ना, एयरक्राफ्ट को तो रोकना, डिटेक्ट करना ही पहले बात तो बहुत मुश्किल है, और उसको अटैक करना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो बी बहुत टू ऊपर बॉम्बर होता है। शायद एक स्टेल्थ है ना, स्टेल्थ स्टेल्थ भी टेक्नोलॉजी है, है उसके। हाँ हाँ वो रडार हाँ भी उसको कैप्चर नहीं कर उसपे, सकते इतना इजीली। हाँ सही बात है, सही तो बात है। एक्चुअली काफी ऐसे बड़ा हुआ है, आई थिंक ट्रम्प इतना सोच नहीं रहा है कुछ करने के पहले, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड चीज है ऐसे। सही बात है। वो बेसिकली इन्वॉल्व हो रहा है मिडिल ईस्ट के पूरे वॉर में, राइट। सो ट्रम्प सुबह उठता है, सोचता है कि अरे मेरे पास B2 बॉम्बर है, कहीं यूज करते हैं चलो, तो बस यूज कर रहा है ऐसे ही। बट उसने बहुत ये भी ज्यादा बोला ना बी टू बॉम्बर से जैसे बॉम्ब फेंका उसने, उसके ऐसे ये चीज उसने बोला कि नाउ इट्स अ टाइम ऑफ पीस। मतलब हाँ उसको डीएस्केलेट करना है, उसको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है इसमें। उसको लिमिटेड रखना है कि बस न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हम अटैक कर रहे हैं, ईरान को अटैक नहीं कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा उसको दिखाना होगा। बट हाँ ईरान थोड़ी चुप बैठेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा एक मतलब ये एक मैं सोच रहा था कि भाई इजराइल का मतलब यूएस पे कितना मतलब इन्फ्लुएंस है, मतलब ऐसा कि सोच के ना तू, मतलब इतनी छोटी कंट्री है और मतलब पूरे सुपर पावर, तुम इन्फ्लुएंस उसकी पूरी लॉबी, मतलब हर चीज को, सेनेटर हो गया उसका, जो मतलब जो कांग्रेस है, प्रेसिडेंट है, पूरा ब्यूरोक्रेसी का पूरा, मतलब वो वाशिंगटन का पूरा वो ब्यूरोक्रेट का ले ले है, वो लेयर है, उन सबको कैसे उसने मतलब वो किया कि मतलब कितने सालों से, मतलब कितना वर्ल्ड वॉर के बाद से ही वो मतलब वो कर रहा है कि मतलब ऐसा ऐसा शेप किया है उसने कि मतलब कितना इजराइल के वो लोग प्रो इजराइल इजराइल है कि भाई इजराइल पे अटैक होना मतलब यूएस पे अटैक होने के बराबर है, ऐसा तो मतलब बहुत हाँ सही है। हाँ आई थिंक काफी यूएस इसराइल का तो जो वो अलायंस है वो बहुत डीप है और बहुत सालों से है, ये बट नया नहीं है, बहुत पहले से ही है। हाँ, मुझे बहुत पहले से ऐसा ही है। बहुत हद तक लगता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ इजराइल। इजराइल जो पोजीशन पे, मतलब जो जियोग्राफिकली जो पोजीशन पे है ना, उससे सारे मिडिल ईस्ट की कंट्री सब नजदीक है। और मिडिल ईस्ट में अगर पावर गेन करना है तो वो इसराइल के ऊपर मतलब कर सकता है, क्योंकि इसराइल बहुत पावरफुल भी है। और इसराइल जो चाहे वो, मतलब वो तो क्या थोड़ा सा अटैकिंग मोड पे रहता है इसराइल। तो बाकी सब कंट्री को जो है वहां पे जो इश्यूज क्रिएट करती है,
जो यूएसए के अगेंस्ट काम करते हैं, इन शॉर्ट जो है वो यूएस इसराइल को यूज करके उनको डॉज करता है अपने हिसाब से, लाइक वो भी है, बट आई थिंक बहुत केसेस में तो इसराइल मतलब यूएस को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, जैसे गाजा हाँ नहीं है। वो सब वगैरह ले अभी ले। ये देख ना, अभी ईरान वाला ले ले, वो कहाँ डायरेक्ट थ्रेट है। ईरान में पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब था, ईरान, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि न्यूक्लियर हाँ, का और थ्रेट था, ईरान का बट प्रॉब्लम गाजा आपसे में क्या ही थोड़ी थ्रेट है। है, गाजा वाले क्या ही यूएस को कर गाजा लेंगे। का तो कुछ नहीं है, हाँ गाजा का तो कुछ नहीं है, गाजा का तो कुछ है ही नहीं, बट इमेजिन बट करो, उसमें देख। यूएस सपोर्ट करता है इसराइल को। हाँ, करता है, करता है। अब एक्चुअली अगर यूएस का सपोर्ट ना हो ना, तो इसराइल कुछ भी ना कर पाए ऐसा है। मतलब वो उसका जो भी मतलब जो आयरन डोम है, जो भी मतलब है उसके बाद तो वो लिमिटेड है। जो भी वो सपोर्ट है ना अभी, जो भी मतलब वो ऐसा अटैक कर पा रहा है किसी पे भी, ईरान पे भी, तो वो यूएस का उसको बहुत बड़ा सपोर्ट है। यूएस का हाँ F-35 एयरक्राफ्ट है उसका, मतलब प्रिसीजन वो बॉम्ब तो उसके पास भी है, लेकिन जो भी उसका मतलब एयर डिफेंस जो भी ऑक्सिलरी जो सपोर्ट है, जो इसराइल का आयरन डोम है, उसके अलावा वो सब यूएस देता है उसको। तो आई थिंक वो जो अगर यूएस का सपोर्ट ना हो ना, तो इसराइल जो अभी वो जिस पोजीशन पे है, वो पोजीशन पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो रह पाए। हाँ, तो तो वो डेफिनेटली इसराइल का खुद का भी है, बट यूएस का बहुत सपोर्ट है, यूएस का बहुत बहुत सप्लाई सपोर्ट है, करता है यूएस। बहुत सप्लाई, वो सही तो है, बात है। डिफेंस के लिए तो है ही, स्पेशली डिफेंस के लिए तो बहुत ही यूएस सप्लाइड चीजें ही होती है काफी, तो सप्लाई वो चीज तो होती है, है। सही बात है। और ये वो देखा था वो इसराइल ने अपने हाईवे पे लगाया था कि मिस्टर प्रेसिडेंट टाइम टू एंड, ऐसा सब। हाँ, आई थिंक नेतन्याहू को वो नहीं नहीं, पता चल गया है कि ट्रम्प का ईगो कैसे मसाज करना है। ट्रम्प ट्रम्प को बेसिकली ऐसा है कि उसका ईगो कहीं हर्ट हो गया ना तो वो घुस जाएगा। तो सही ये बात ईरान है। और यूएस का न्यूक्लियर टॉक हो रहा था, ईरान उसमें बहुत टाइम लगा रहा था, और ट्रम्प ने डेडलाइन दिया, पर वो डेडलाइन तक भी ईरान ने कुछ कंक्लूड नहीं किया। ईरान ने इनफैक्ट ऐसा बोल दिया कि अगर प्रॉपरली टॉक्स नहीं हुए, कंक्लूड नहीं हुए, तो हम लोग यूएस के बेसिस पे अटैक कर सकते हैं मिडिल ईस्ट में, उसका सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है, ऐसा कुछ वार्निंग दे दिया। तो ट्रम्प के ईगो पे आ गया, और नेतन्याहू ने ये अपॉर्चुनिटी पकड़ ली कि ईरान ने जैसे ही ट्रम्प का ईगो हर्ट किया ना, नेतन्याहू को पता था कि अब ट्रम्प थोड़ा फ्री हैंड देगा इसराइल को जो करना है वो। तुरंत इसराइल ने अटैक कर दिया उसके बाद, जब ये सब हुआ तब। तो आई थिंक इसराइल को आइडिया आ गया है कि ट्रम्प को कैसे खेलना है, ट्रम्प को कैसे प्ले करना है। ये जो जो तूने बोला, ये है, या फिर ऐसा ऐसा है कि अगर ईरान और यूएस का जो टॉक्स चल रहा था, न्यूक्लियर टॉक्स, वो अगर कंक्लूड ना हो, उसके लिए इजराइल ने अटैक कर दिया, यूएसए का हैंड फोर्स किया, ऐसा तो नहीं है? ये भी पॉसिबिलिटी है पर ना। वो डेडलाइन चली गई थी, डेडलाइन जब कंक्लूड करना था ना उसके एक दिन बाद हुआ। आई थिंक पर यूएस ने टॉक्स बोला होगा इसराइल को कि पर अब टॉक्स में तो इतना ऐसा वेट होता कर रहता लो। है यार, ये सब टॉक्स में तो हाँ, बट होता फिर रहता भी है ऐसा ये। बोला होगा कि इस टाइम तक वेट कर लो, इस दिन तक रुक जाओ, उसके बाद जो करना है वो करना है, हाँ, सेट हो वैसा। वो भी तो हो इसराइल सकता मतलब है। उसके बाद इसराइल ने कर दिया। तो इसराइल ने जो किया ना वो काफी इम्प्रेसिव लगा मुझे, कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे वो काफी अचीव कर लिए। बहुत ही टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म कर दिया, एकदम प्रिसीजन अटैक्स किए, और प्रिसीजन। शॉर्ट टर्म में ऐसा ओपन एंडेड वॉर शुरू नहीं कर दी कि क्या करना है पता नहीं है, बस चल रहा है, अटैक चल रहा है, जो ईरान कर रहा है अभी। ईरान जो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, वो बस हाँ मिसाइल डाल ऐसे रहा ही है, उसको है, पता नहीं है हाँ क्या डाल करना रहा है, है, कहाँ क्या करना करना है, है। वो बस रिस्पॉन्ड कर रहा है करने के लिए। तो इसराइल ने जो किया एकदम ही प्रिसाइज, जो टारगेट से उसको खत्म किया, तो काफी और सिस्टमेटिकली वो भी किया। ईरान के उसके अंदर, तेहरान के मतलब हार्ट में मुस्तफा सर हाँ ने किया है। हाँ, वही काफी जो यूक्रेन ने किया था रशिया में, वैसा वो वैसा, ट्रक में ड्रोन्स डाल के हाँ। जो ड्रोन अंदर डाल के। स्मगल कर दिए थे। ऐसे इसराइल ने सॉर्ट ऑफ ड्रोन्स वगैरह काफी एम्यूनेशन ईरान के अंदर जाके असेंबल किया है, कुछ किया है, तो काफी इंटरनल घुस के पूरा किया है। इंटरनल घुस के, और बहुत सारे आई मतलब थिंक इंटेलिजेंस ये, इन्फो। हाँ, ये हम देखने वाले हैं, अभी ये होने वाला है कि बेसिकली कंट्री के अंदर जाके ही ड्रोन्स असेंबल करो और वहीं से लॉन्च करो। कहीं बाहर लॉन्च से आते करो, हो तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम वो सब पकड़ लेता है, तुम अंदर जाके ही अटैक करो, अंदर जाके ही ड्रोन्स सही बात है। स्मगल कर दो, और अंदर जाके ही करो तो एयर डिफेंस सिस्टम पूरा बाईपास ही कर दो। तो वो होने वाला है। आई थिंक अपने यहाँ भी सब अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने रहना यहाँ भी ये पड़ेगा, सब हो सही सकता बात है। है, हो सकता है, हम्म, सही बात है। तो उसके बाद अभी ना इसराइल, ये जो यूएस ने जो किया, उसके बाद इसराइल को जो वापस अटैक हुआ है ईरान पे, फिर ईरान ने भी वापस तेल अवीव पे अटैक किया, मतलब वही रिटेलेट किया है भाई, क्या हमसे मिसाइल छोड़ रहे हैं। लेकिन ईरान ये बोल रहा है अभी
कि अभी जो यूएस ने अटैक किया, अब हम यूएस के जो भी बेस है वहां पे मिडिल ईस्ट में, सीरिया। कतर में, सीरिया में, इराक में, उस पे अटैक करेंगे ऐसा। तो एक बार वो अटैक हो एक्चुअली गया फिर तो यार बहुत एस्केलेट हो जाएगा, फिर तो यूएस चुप नहीं बैठेगा फिर अभी तो। एक्चुअली यूएस ने ये भी बोला ना, चाइना को, कि चाइना को बोला कि इंटरवीन करो और ईरान को बोलो कि अभी सीज फायर करे और टॉपिक को यहीं पे क्लोज करो, एस्केलेट ना करे। अगर चाइना को बोला। ईरान ने इसके ऊपर, हाँ चाइना को बोला उसने, अगर चाइना को इसलिए उसने, बोला हाँ क्योंकि बिकॉज ऑफ जो स्ट्रेटेजिक चाइना का पूरा पार्टनर। ऑयल ऑयल जो है ना वो ईरान से आता है, और ईरान बोल ईरान रहा से है कि आता हम है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो भी है उसको फॉर्मल, हम ब्लॉक करेंगे, तो हाँ चाइना का काफी ऑयल ब्लॉक हो जाएगा उससे, इसलिए एज यूएस वेल ने एज, सॉर्ट ऑफ उसको भी दिया। हाँ पर और एज वेल एज वो तो उसका सर स्ट्रेटेजिक सिलेक्टिवली पार्टनर छो भी है ना। वो तो अगर वो सेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर रहा है, वो तो यूएस यूएस नहीं ना, चाइना को छोड़ देगा, वो चाइना के शिप को छोड़ देगा। हाँ वही, वो तो सिलेक्टिवली ईरान को जो करना है कर ही सकता हाँ, है ना, कस कर सकता वही। है, हाँ, वैसे करता ही था पहले भी, आई थिंक जो 1980s में भी हुआ था बीच में, ये अभी इराक वाला वॉर हुआ था तब, जब भी उसने किया था। तो यूएस बोल रहा है कि अब ईरान खुद ही सुसाइड कर रहा है इकोनॉमिकली सब करके, बट हाँ ईरान तो खुद का तो सब सप्लाई है वो रखेगा ही ना, वो तो सऊदी का बंद करेगा और दूसरे कंट्रीज का बंद करेगा हाँ, ना, और उसको क्या ईरान है। का तो इतना मतलब सैंक्शन कंट्री है ना वो, कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है करो, मैं तो आदत पड़ गई मेरे को। हाँ पर ये हाँ ऑलरेडी जो उसके, तूने बेसेस की बात की, वो बेस पे अटैक हुआ ऑलरेडी आज, सीरिया पे शायद अटैक, हाँ सीरिया में जो बेस है उस पे सीरिया अटैक में हुआ। हुआ। किसी एक बेस पे ड्रोन से भी अटैक हुआ, पर वो तीनों ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ लिए, पर बट बट तुम लोग को पता है वो जो सीरिया पे जो अटैक हुआ ना, वो मतलब क्लैरिफाई नहीं किया किसने किया अभी तक। हाँ, क्लैरिफाई नहीं बिकॉज है किया ना, है। वो ऐसा है हाँ कि ईरान की प्रॉक्सीज है ना, सब ईरान की सब जो ये हाँ अलग अलग हुतीस छोटे मोटे हुतीस मिलिशियाज होते है, हैं, रेबल्स है, हाँ। अ- अभी वही तो चालू उसको हो गया उनका उसके ना, थ्रू होता है। उनका उनका वही चालू हो गया कि मतलब वो जो ईरान के जो लोग हैं, जो मतलब टेररिस्ट ग्रुप बेसिकली, जो लोग यूएस कहता है, अब वो रिटेलिएट करने वाले हैं जितने भी जो ये है इनका एयर बेसिस है, या फिर है ना नेवल बेसिस है, या फिर मिलिट्री बेसिस ऑफ यूएस। तो सीरिया में हाई अलर्ट चल रहा है एज ऑफ नाउ, बहरीन में चल रहा है, जॉर्डन में चल रहा है, जहां जहां पे उनके एयर डिफेंस सिस्टम, सॉरी एयर डिफेंस क्या, जहां जहां पे उनके नेवल बेसिस या फिर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है जो कंट्रीज, वहां पे बहुत ज्यादा हाई अलर्ट चल रहा है। यूएस ने इवन जीपीएस को भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट, हाइपर एक्टिवेट करके रखा हुआ है वो सब एरियाज में। और इवन यूएस के कुछ एरियाज में भी है, बिकॉज लैंड टू लैंड तो कुछ कर ही नहीं सकते ईरान, क्योंकि इतना फैसिलिटी, इतना मतलब टेक्नोलॉजी है नहीं कि फ्रॉम ईरान टू डायरेक्ट जाके यूएस में अटैक कर सके डायरेक्ट, लैंड टू वो लैंड। तो वो फैसिलिटी है ही नहीं, तो वो नहीं करने पर वाले, वो बट वो, कुछ ना कुछ हमला तो कर ही सकते हैं ना, ईरान के कुछ हाँ सपोर्टर्स यूएस पहुंच प्रॉक्सी सकते हैं, से ही यस, और कर सकता है वो, बाकी प्रॉक्सी, डायरेक्ट हमला और तो कुछ नहीं। उतना उतना दूर तो। अ- अभी रिसेंट के जस्ट न्यूज है कि पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया तीनों मतलब ये ट्राई कर रहे हैं ईरान के साथ कि सीज फायर करे और अभी थोड़ा सा उसका होल्ड डाउन करे ये सब चीजों को। और इवन पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि जो नोबेल प्राइज के लिए दिया था, पीस ऑफ नोबेल प्राइज जो नॉमिनेट किया था ट्रम्प को, वो बैक कर ले गवर्नमेंट। अभी तक तो कुछ आया नहीं है, बट वो तो एकदम अलग पाकिस्तान ही का चीज है कितना एकदम। वो हो गया ना, कितना कट गया, मजाक उड़ाए गंदा है। कितना मजा, हाँ। पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने की बात हुई और 2-3 दिन में ये तो पूरा अटैक कर रहा है ट्रम्प यहाँ बैठ के, तो कितना और गंदा और उसका और, कट और गया। देखो पता है, इमीडिएटली शायद रशिया के बाद से वो सेकंड कंट्री थी जिसने कंडेम किया इमीडिएटली ईरान के ऊपर, जो उसने यूएस ने जो बॉम्ब डाला ना बी 2 बॉम्बर से। तो सोचना यार, वो उसको कंडेम कर रहे हैं और उसी के प्रेसिडेंट को ये लोग ने, यार क्या मतलब, कुछ क्या थॉट प्रोसेस है, क्या दिमाग है क्या। हाँ वो इससे तो है पता ही। चलता है कंट्री किधर जा रही है, लाइक कंट्री का क्या फ्यूचर, इससे पता चलता है। कुछ है ओ ही नहीं, कुछ पाकिस्तान, प्लानिंग ही नहीं है, वो जो मन हाँ, में आया करता है, अपॉर्चुनिस्टिक है पाकिस्तान का बेसिकली। तो, हाँ वही हाँ वही वो अपॉर्चुनिस्टिक अभी, है। और पता है वो कितने मीम्स चल रहे हैं, वो ये अपना इस पे ट्विटर पे ये सब पे, कि जस्ट फॉर लंच, मतलब लंच के लिए वो लंच के लिए उसको पीस नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, इतने भिखारी हो गए कि खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं इन सॉर्ट ऑफ। पाकिस्तान में मीम्स खाना तो नहीं बहुत मिल भारी रहा। भारी बनती है मीम्स अपने बहुत मीमर्स बहुत इतने क्या क्रिएटिव होते हैं, क्या 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 लेके कह आते रहे, हैं भारी सही भारी। बात है, सही बात है। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा, थोड़ा मुझे ऐसा हिपोक्रेटिकल लगा वेस्टर्न कंट्रीज का ये, जैसे अभी ईरान की सही। प्रॉक्सीज जब बहुत सारी हिपोक्रेसी है, बट एक हिपोक्रेसी मुझे इसमें लगी कि जब ईरान की प्रॉक्सीज कहीं अटैक करता है ना, तो वो लोग यूएस या कोई भी कंट्री ओपनली क्लेम करता है कि ये ईरान बैक्ड प्रॉक्सी ने ये पूरा किया है, कोई प्रूफ नहीं मांगता है कि ईरान इन्वॉल्व है कि नहीं, इसका एविडेंस दो। जब यूएस ने बोल दिया कि ईरान बैक्ड, ये जो पूरा मिलिशिया ग्रुप है वो ईरान बैक्ड है, तो पूरा दुनिया ट्रस्ट करता है कि हाँ ईरान बैक्ड ही है।
जब अपने पे अटैक हुआ पहलगाम में, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान बैक ग्रुप ने किया हुआ है, तो अभी भी कितने वेस्टर्न मीडिया वाले वीडियोस में मैं देखता हूँ कि इंडियन एविडेंस नहीं दिया, इंडियन एविडेंस नहीं दिया, उसकी बात चलती रहती है। जब हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान बैक ग्रुप है, इसने किया है, तो इतना ट्रू अभी ट्रू। ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट नहीं करता है। तो काफी डबल स्टैंडर्ड्स है। तुमने कहा कि हाँ किसी कंट्री ने बैक किया है, तो हाँ बैक किया होगा, हमने कहा किसी ने कंट्री ने बैक किया है तो नहीं, पता नहीं, एविडेंस दो, ये दो, वो दो। तो तुम एविडेंस दो कि ईरान ने सही किया है बात कि है। नहीं किया है। अ, थोड़ा डबल वही स्टैंडर्ड तो काफी है। वही तो बात है यार कि मतलब इस दुनिया में और मतलब जियो पॉलिटिक्स में एक ही रूल चलता है कि भाई द माइट इज राइट। अगर तुम्हारे पास माइट है तो तुम राइट हो ऐसा। तो मतलब वी हैव टू बी माइटी। हाँ वो तो है इस, ही, ये क्लियर है, इसका इसमें सार ऐसा ये है है। कि किसी के और पे डिपेंडेंट रहना या किसी को खुश करना, ये करना वो करना, वो सब होता ही नहीं। अपना देखो, खुद अपना पावरफुल बनो, देखो तभी कुछ जियो पॉलिटिक्स में कर सकते हो। तभी जियो पॉलिटिक्स में कर सकते हो। और ये इसका हिपोक्रेसी की बात चल रही है तो मेरे को तो ये भी ऐसा लगता है कि भाई तुम भले ही चाहो कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है कुछ भी कर रही है तो तुम उस पे अटैक कर रहे हो और उसके लोगों को मार रहे हो। मतलब ये भी मतलब मेरे को तो बहुत थोड़ा वो लगता है कि ऐसे तो वो इंडिया में भी अटैक करेगा, बोलेगा तुम फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन प्लेन क्यों बना रहे हो, है ना। हम्म। हम हमारे उसके खिलाफ है ऐसा अटैक किया तो मतलब हाँ ये डेफिनेटली, सोच ही हाँ गलत है, अभी, मतलब ऐसा है। हाँ अभी किस बेसिस पे यूएस जाके यूक्रेन और रशिया को बोल सकता है कि वॉर बंद करो, अटैक मत हाँ करो वो दूसरों बंद पे। करो, कैसे कैसे बोल सकता है। आई थिंक रशिया जेडी भी। वेंस ने पहले ही, जब जेडी वेंस के जो लीक्ड मैसेजेस आए थे ना, जेडी वेंस खुद ही, ये जब यूएस ने इस पे येमेन पे बॉम्बिंग की थी, अभी लास्ट मंथ येमेन पे बॉम्बिंग की थी, तो जेडी वेंस ने भी थोड़ा इंटरनली अपोज किया था कि अगर हम यहाँ बॉम्बिंग कर रहे हैं तो हाउ कैन वी स्टॉप द वॉर इन यूरोप, कि हम जो भी एशिया में हम खुद एक सॉर्ट ऑफ दूसरी प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर रहे हैं और बॉम्बिंग कर रहे हैं यहाँ वहाँ। तो ये पूरा ट्रम्प का है। जेडी वेंस को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पूरे आई थिंक पूरे उसके जो ट्रम्प के एडवाइजरी जितने भी ग्रुप है, जितने भी लोग है ना, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पॉलिसी है। तो लेकिन ऐसा ट्रम्प नहीं, सुबह उठता ट्रम्प, है, ट्रम्प लेकिन के बेस ट्रम्प का पे भी सब आई कुछ। थिंक मुझे लगा ट्रम्प का भी जो मतलब ऐसा एक जो उसका थिंकिंग है, एक वर्ल्ड व्यू है, उसको एक पीसी पीसी चाहिए मतलब। लेकिन है ना, मेरे को लग रहा है कि ये ट्रम्प का हैंड फोर्स हुआ है इसमें। मेरे को ऐसा लग रहा है इसराइल ने ट्रम्प का हैंड फोर्स किया है। नहीं यार, आई डोंट एक्चुअली थिंक, बॉम्बिंग बॉम्बिंग तो नहीं करवा सकता फोर्स करके। उसको परमिशन दे सकता है, इसराइल को फ्री हैंड दे सकता है कि जो करना है करो, बट यूएस के पास से बॉम्बिंग करवाए, वो भी ऐसे अनप्रेसिडेंटेड बॉम्बिंग करवाए, आई डोंट थिंक। ये तो इसराइल नहीं, ये तो ट्रम्प का खुद का ही है कि मुझे बड़ा कुछ करना है, मुझे इसमें लाइमलाइट चाहिए। इसराइल की लाइमलाइट लेके जा रहा है मैं हूँ हीरो इस पूरे उसका। ट्रम्प अभी का जेडी ईगो है वेंस ने इसमें। रिसेंटली एक और बोला ना, रिसेंटली मतलब अभी का जस्ट न्यूज है कि जेडी वेंस ने बोला कि जो यूएस ने किया, ट्रम्प ने किया, वो बिल्कुल सही किया। प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी यूएस की, प्रेसिडेंशियल जितने भी आज तक जाके गए, ये इन्होंने किया नहीं, देवर डम, देवर यूजलेस, ऐसे ऐसे वर्ड यूज ने उसने यूज किए रिसेंटली। और उसके मतलब बहुत जेडी सारे वेंस ट्वीट भी। भी आए पहले के, है ना, कि हाँ बराक ओबामा को बोल रहा है कि वो ईरान पे अटैक करेगा, ईरान पे अटैक करेगा हाँ, फॉर वापस रिटेन करने का, प्रेसिडेंसी लेने रिटर्न का करने के लिए। वगैरह। हाँ, पर अरे एक्चुअली देख, यार। मैं बहुत हद तक मैं ये सोच रहा हूँ, देख इंडिया का स्टैंड क्या है ये सब में। और मतलब अभी जो इंडिया कर रहा है, इट्स ओके, सही तो कर रहा है, बट अगर इमोशनली देखो तो ईरान को सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, बिकॉज ये तो यार जैसे निमिष ने कहा, बिल्कुल सही है यार। अभी वो अपनी खुद की कंट्री के लिए, वो कोई भी अपने डिफेंस के लिए तो यार न्यूक्लियर पावर तो करेगा ना। मतलब आज सबसे ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स ही है। तो वो सोचेगा, कोई भी कंट्री सोचेगा कि अगर मैं न्यूक्लियर पावर हो जाऊं, मेरे पास न्यूक्लियर एम्यूनिटीज आ गई, तो लोग मेरे पे वॉर नहीं करेंगे, अदर कंट्रीज मेरे से थोड़ी डरेगी, सॉर्ट ऑफ लाइक वर्ल्ड में मेरा भी थोड़ा सा रेपो रहेगा, मतलब XYZ जो भी है। तो ईरान वो कर रहा है तो उसमें गलत क्या कर रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान वो कर रहा है तो यूएस उसके ऊपर बॉम्ब कर रहा है। यूएस ने भी तो पहले किया एक टाइम पे, रशिया ने भी किया है, चाइना ने भी किया है, इंडिया ने भी किया है। तो मतलब ये तो कुछ रह ही नहीं गया ना। तो मुझे लगता है कि वही तो बात एज है, एन वही तो बोल सिटीजन रहा हूँ। ईरान को सपोर्ट करना चाहिए हम लोग को, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक न्यूक्लियर वाला जो एंगल है ना, वो तो ओपनली काफी एकदम ही हिपोक्रेटिक, पूरा जो ये नॉन एकदम ही प्रोलिफरेशन सही ट्रीटी में, है, हाँ। जो हमने साइन ही नहीं की थी, हमने मना ही कर दिया था कि हम हाँ, साइन नहीं करेंगे, बिकॉज नहीं दिस इज नहीं वन साइडेड। तुम ये जो जो 5-6 कंट्री के पास बॉम्ब आ चुके हैं, उनके पास है, अब और कोई नहीं बनाएगा। तुम बनाएगा ऐसा तुम्हारे थोड़ी। बॉम्ब डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, तुम तुम्हारे बॉम्ब हाँ रखोगे, वही। और हम दूसरे और कोई बॉम्ब नहीं बनाए। ये बिल्कुल ही अनफेयर है। तो हम तो इसके पहले से ही और एक बार प्रिंसिपली
और ये बहुत टाइम से ही है, कांग्रेस के टाइम से ही, मतलब इंदिरा गांधी उसके पहले से हम हमने अपोज ही हमने करते हैं इस चीज सस्टेन को। नहीं किया अभी तक। पर हमने साइन भी नहीं इवन तुम किया अब देखो, तक। इवन तुम देखोगे ना, इसराइल का बहुत हद तक जस्टिफिकेशन है और जस्टिफाइबल भी है कि उसने ईरान के ऊपर वॉर किया। ठीक है, क्योंकि उसके न्यूक्लियर, क्योंकि दो नेबरिंग कंट्री है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, तो उसने किया। ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, अगर सपोज कर न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर के, तो यूएस का तो कोई स्टैंड ही नहीं बनता रहे इसके बीच में पड़ने का। यूएस अननेसेसरली ये सब में आ रहा है और कुछ भी नहीं है, पता नहीं अपने रिसोर्सेज वो वेस्ट कर रहा उसको है यूएस। बिग डैडी बनना होता है ना, कि बस मैं सबको कंट्रोल करूंगा, तो वो आता है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में वैसे देखा जाए तो उसका वो क्यों ही आ रहा है, मिडिल ईस्ट कितना दूर है हाँ उससे, तो ऐसे उसका कोई एकदम यूएस पे कोई रिस्क नहीं है, बट यूएस के एलाइज पे है, राइट। सऊदी अरेबिया उसका एलाइज है, इसराइल उसका एलाइज है, तो वो एलाइज को प्रोटेक्ट करने के बहाने आता है बिग डैडी बन के और सब करता है। और ये भी ऐसा, ये भी एक रीजन बोलते हैं कि इजराइल, सॉरी, यूएस को अपना जो ऑयल, जो शिपिंग है, जो ऑयल का जो कंटेनर आता है वो सब प्रोटेक्ट करना। लेकिन आई थिंक यूएस का भी डिपेंडेंसी बहुत कम हो गया है ये जो मिडिल ईस्ट ऑयल पे। वो भी खुद खुद का भी बहुत सारा ऑयल वो बनाता है ना। तभी तो ये कर रहा है ना, तभी तो इतना रिस्क ले रहा है बॉम्बिंग करने का, सही बात है। कि रिस्क कम है, कि ठीक है तो ऑयल बंद भी कर दिया तो हमको क्या जा रहा है। तो क्योंकि ऑयल का प्राइस काफी अभी स्पाइक हुआ है, बट उसका डिपेंडेंसी इतना है नहीं, वो खुद का ऑयल खुद ही नहीं, बना देता है। अभी देखना, इंडिया में भी जैसे नरेंद्र मोदी ने भी रिसेंटली कॉल किया इमीडिएटली, जैसे यूएस का अटैक हुआ इसके ऊपर, तो वहाँ के प्रेसिडेंट को कॉल किया, प्रेसिडेंट को कॉल किया ईरान के, कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ, सॉर्ट ऑफ। इंडिया ने अपना स्टेटमेंट है ना अभी भी न्यूट्रल ही रखा है। मुझे ऐसा, मतलब इट्स माय पर्सनल व्यू, मुझे लगता है कि इंडिया को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए इस स्टेज पे, बिकॉज वो एक कंट्री की सॉवरेनिटी पे मतलब क्वेश्चन है ना। लाइक अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा, ईरान के। इंडिया का हमेशा से हिस्ट्री रहा है, अगर सपोज कि किसी कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री आके अटैक करती है अननेसेसरली, तो इंडिया उसको कंडेम करता ही है। ठीक है, आज तक की हिस्ट्री में तो मैंने देखा है ये सब चीज। तो इंडिया अभी पर भी वो न्यूट्रल है ना, जब दैट्स आई सामने थिंक इज नॉट गुड। यूएस हो तो शायद नहीं भी करे। तो क्या हुआ? आई नहीं, बट डोंट आई थिंक थिंक यार। ऐसा नहीं, देख अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब हमको ये सब कंट्री ने सॉर्ट ऑफ सपोर्ट किया होगा कि तुम अपने डिफेंस के लिए कर रहे हो, तुम एकदम मिलिट्री ईरान टारगेट्स ईरान पे ने भी अटैक कर किया रहे हो। था, ईरान ने भी किया हाँ, था सपोर्ट तो। हाँ राइट, बट अभी इसराइल और यूएस ने भी सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को ही सॉर्ट ऑफ अटैक किया है, उसने ओपन वॉर नहीं की है। और तो नहीं है। इक्विवेलेंट कह यूएस, सकते हैं कि जो हमने किया वो इसराइल ने किया, सर्वाइवल के लिए, इसराइल ने अपने तो, सर्वाइवल के लिए किया या है। हाँ, इसराइल ने तो सपोर्ट किया, बट यूएस ने तो बहुत हद तक सपोर्ट नहीं ही किया। उसने, मतलब हाँ, उसने टांग नहीं अड़ाई, बट उसने सपोर्ट नहीं किया। उसने पाकिस्तान को ज्यादा ही मतलब ऐसा किया, मुझे सब बहुत सारे आर्टिकल्स में देखे थे मैंने। बट ऐसा उसको अगर बहुत बड़ा वो करना होता ना अपोजिशन, तो वो कर सकता था। बट ऐसा है तो कर कि सकता था। साइलेंट रहना और सॉर्ट ऑफ सीज फायर की बातें करना, ये सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली सपोर्ट करना ही हुआ वर्ल्ड बैंक कि में उसको देख, ग्रे एफएटीएफए की ग्रेट उसको लिस्ट में, उसको ग्रे लिस्ट में तो डाला नहीं यूएस ने, जो कि वो कर सकता था। उसको वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो लोन मिला पाकिस्तान को, वो यूएस के सपोर्ट पे ही मिला, जो कि नहीं मिल सकता था। यूएस के हाथ में सपोर्ट था, वो सब सारी चीजें। तो यूएस ने कहीं ना कहीं चीज दोनों को इक्विलिब्रियम रखने के लिए या डॉट्स करने के लिए, कि जो पाकिस्तान को भी खुश कर दिया, यूएस इंडिया को भी खुश कर दिया। हाँ, वो और तो ऐसे इंडिया होता है, इस टाइम पे, डिप्लोमेसी में ऐसे बट होता है। इस टाइम पे इंडिया ने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं एक सिग्नल देना चाहिए यूएस के ऊपर, थोड़ा बहुत तो प्रेशर, यही सब टाइम होता है यूएस के ऊपर थोड़ा बहुत तो प्रेशर क्रिएट करने का, कि अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर इंडिया अगर के एक स्टेटमेंट करे, मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना करे, बट उसकी कोई पार्टी का या फिर फॉरेन मिनिस्टर जाके ऐसा बोले समवेयर कि हाँ यूएस ने जो किया इट वाज नॉट अप टू मार्क, और इट्स नॉट अबाउट द वर्ल्ड लीडर, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट, इट्स नॉट कंडेम्ड हिम, पर ऐसा स्टेटमेंट कि यूएस ने जो किया सही नहीं किया, वो तो दिया ना कहीं हमने। ना कहीं प्रेशर हमने ऐसा आएगा। बोला कि वही जो मोदी रशिया यूक्रेन के वक्त भी बोल रहा था, अभी फिर से वही बोला कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द एन एरा ऑफ वॉर। ऐसा तो वही कि वॉर करना गलत है, वो इनडायरेक्टली रशिया को बोल रहा है जो हमारा एला है, फिर भी उसको बोल रहा है कि वॉर मत करो। यहाँ भी ऐसा ही यूएस को बोल रहा है कि ये वॉर मत करो, ऐसा। तो वो बोला, बट स्ट्रांगली नहीं बोला है ना, यूक्रेन रशिया की चीज में स्ट्रांगली बोला है ना यहाँ पे स्ट्रांगली बोला है, तो वो हमने स्ट्रांगली नहीं बोला। हमको लेना चाहिए स्टैंड, बात तो सही है, स्टैंड हमको लेना ऐसे चाहिए, बहुत क्योंकि न्यूट्रल नहीं लेना चाहिए। और देख, वी आर आल्सो हैविंग अ पावर इन वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में इंडिया का एक पोजीशन है। तो इसमें न्यूट्रल, जो कंट्री न्यूट्रल मतलब कहता है ना, आई थिंक सो कि वो अपने आप को कम समझता है। लाइक अगर यूएस इंडिया अगर मतलब कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेगा ना, तो वो एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है वर्ल्ड में, और इंडिया का है इतना रेपो तो है ही, इंडिया मतलब कह सकता है ये सारी चीजें। बट यार हम इनफेमस है ये चीज करने के लिए, हम हर बार स्टैंड लेते ही नहीं है। हम हर बार जितना भी क्रिटिकल यूएन में वोटिंग होता है ना किसी चीज पे,
अगर हमको लगता है कि ये वो वाला है तो हम एब्सटेन करते हैं। हमने बहुत सारे एब्सटेन ही करते रहते हैं हम सब जगह, हाँ हम कहीं एब्सटेन तो वो स्ट्रांगली तो बोलते ही नहीं है कि हम इसके अगेंस्ट है कि फॉर में है, कुछ बोलते ही नहीं है। तो हम इनफेमस है ये करने के लिए। अब ये सही है स्ट्रेटेजी या नहीं है, वो तो बहुत डीप मैटर ही है, ऐसा अभी इतना देख, सिंपल नहीं है। अगर मैं सिर्फ ईरान के पर्सपेक्टिव से बोलूं, जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से, कि जब यूएस इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुआ था ना, तो उस समय पे ईरान ही सबसे पहला कंट्री था इन मिडल ईस्ट जिसने मतलब बोला था कि यस, इंडिया इंडिया एक कंट्री है। वैसा तो मानना ही था आज नहीं तो कल सबको, बट ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री। जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जो अपना अपना ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ईरान ने सपोर्ट किया था। उसके पहले जब वो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो ये टूरिस्ट के ऊपर जिन्होंने अटैक किया, उस पे ईरान ने कंडेम किया था। तो ईरान का बहुत हद तक है ना स्टैंड एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहता है टुवर्ड्स इंडिया, बहुत हद तक। इवन अजरबैजान अपने अगेंस्ट में है, ये सारी कंट्रीज अगेंस्ट में, पर ईरान है अपना। ये तो क्या, जब यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाया उसके बाद से तो अपना ट्रेड कम हो गया ना। अदरवाइज तो ये कुछ 100 बिलियन ऑफ ट्रेड था इंडिया और ईरान का। वो ट्रेड इसकी काफी वजह ऑयल से भी कम हो हम गया। वहीं से इंपोर्ट करते थे ना, ऑयल भी हम इंपोर्ट फोर्टी करते थे परसेंट वो। 40% ऑलमोस्ट वो एरिया से हम इम्पोर्ट करते थे, बट वो बिकॉज ऑफ सैंक्शंस वो कम हो गए। तो आई थिंक सो कि यहाँ पे इंडिया का एक स्टैंड आना ही चाहिए था, इन अ गुड फेथ ऑफ ईरान। ईरान ने बहुत जगह पे सपोर्ट किया यूएस इंडिया को, इवन। बट मैं ये भी कहूंगा कि ईरान इसराइल को लेके थोड़ा ज्यादा नेगेटिव भी है, मतलब अनजस्टिफाइबली, ऐसा अनजस्टिफाइबली इसराइल को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव बिकॉज है। ऑफ तो मुस्लिम मुस्लिम उसको वाला सीन। सर्वाइवल, उसको अभी खत्म ही देख, कर अभी देना देख, है। देख अभी जस्ट अभी न्यूज है, हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी जस्ट मैंने न्यूज पढ़ा कि ईरान लॉन्च मिसाइल्स एट यूएस बेस इन कतार। जस्ट अभी का न्यूज है, ये होना ही था। अभी पर आई थिंक नोटिफिकेशन है। यूएस ने ऑलरेडी काफी लोग निकाल लिए अपने सभी मिलिट्री बेसिस से, ये अटैक हाँ करने के पहले ही। जब न्यूक्लियर टॉक चल रही थी ना, जब ईरान ने धमकी दी कि हम बेसिस पे अटैक कर सकते हैं, तभी काफी इवैक्यूएट कर लिए थे यूएस ने। तो इतने लोग होंगे नहीं, बट ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन सब जो हाँ वो सब होगा। कुछ तो सब होता ही रहता है, वो तो है ही वहां पे। ये है ना, और ज्यादा है ना सिचुएशंस को खराब करेगा। खराब ईरान करेगा मतलब इट्स करेगा। लाइक डूइंग द इमेच्योरिटी थिंग्स नहीं पर एक्चुअली। पर ईरान तो यार उसका अटैक करना ही है वो, मतलब क्योंकि देख कोई भी तू कंट्री पे करेगा ना, तो वो कंट्री का भी एक वो होगा ना भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट। तू इतना अटैक किया खुद के आके, तो वो रिटेलिएट तो करेगा ना थोड़ा तो। मुझे बट लग रहा है इसका वो यूएस लीडर्स को भी ही होते हैं पता ना, है। वो वो लीडर्स को यूएस भी को। सरवाइव करना होगा ना, तो उनको हाँ करना ही पड़ेगा। करना ही उनको भी पड़ेगा, इतना सवाल ही प्रेशर नहीं रहता है। है कि उनको जवाब देना ही पड़ेगा, कोई देना ही दूसरा पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा है। तो फिर चलो भले ठीक है, इस व्हाट यू थिंक इस पे क्या होगा, लाइक अरे ईरान ने सुनील, किया। हाँ ये उस पे क्या होगा, उससे उसके उसके पहले मैं, तुम जो अभी बात की थी इंडिया का हाँ स्टैंड के बारे में, तो उसे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि भाई इंडिया का जो मतलब डेकेड्स जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है, तब से हमारी ये पॉलिसी है कि नॉन अलाइड रहते हैं हम। जब कोल्ड वॉर था तब एक हम्म, एक एक्सिस था कि अपना यूएस लेड और करेक्ट एक करेक्ट। एक्सिस था रशिया लेड। तो हमने तब से ही ये मतलब वो किया है कि भाई हम नॉन अलाइनमेंट रहेंगे। तो आई थिंक वो तब के लिए, तब के टाइम के लिए वो ठीक भी था कि चलो हम यस कोई भी किसी एक उस पे ना रहे। और हाँ तब इंडिया का इतना वो भी नहीं था, क्या बोलते, इतना इतना जो तू बोल रहा है पोजीशन इंडिया नहीं था का वही माइक ना। था, पोजिशन नहीं था, वो भी नहीं था। बट स्टिल तो भी इंडिया के जो डेमोक्रेसी है उससे उससे जो मतलब हम वो आता है डेमोक्रेसी के से, जो हम एक स्टेटस आता है कि भाई हम जो बोल रहे हैं उसका भी एक वो है। हम किसी ऑटोक्रेसी या वो नहीं है। तो वैसा एक राइट था। लेकिन फिर भी हम ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी हमारी। लेकिन यही बात सही है कि अभी जहां तक हो सके उतना हमको स्टैंड लेना चाहिए। बट ये जो जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स या फिर ये जो डिप्लोमेसी है उसमें अभी हमको ये देखना पड़ता है कि सामने वाला भी कौन है। अभी जैसे कि यूएस है, तो हमको यूएस से बहुत सारे ट्रेड चाहिए, हमको यूएस, अब बहुत सारी चीजों में हम यूएस पर अभी भी डिपेंड करते हैं। तो ये भी अगर हम समझ उसको हम उसको ये भी कर ले, क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि भाई ईरान ये सही है, ये यूएस गलत है, तो वो बहुत सारा चीज कर सकता है जो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि वो जो भी मतलब वर्ल्ड के जो भी प्री एमिनेंट जो भी है, यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, वो उसका सब कंट्रोल उसके पर, तो बहुत सारी चीजों में वो हमको चोक कर सकता है। समझ रहा है, तो ये अभी नहीं। सब गवर्नमेंट ट्रेड डील भी हो ही रही है ना, ट्रेड डील भी ट्रेड भी हो हमें रही है। करनी है हाँ तो यूएस के साथ, ये वो भी हो सब रहा है। गवर्नमेंट ये सब देखती है, फिर देखती है कि भाई प्रो एंड कॉन क्या है, कि भाई हम ये करेंगे तो क्या कितना अच्छा है हमारे लिए। करेक्ट है जियो। अब जैसे कि अब जैसे कि यूएस ने हमने कंडेम किया ईरान को, तो यूएस कोवर्टली पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सकता है कि भाई तू वापस अटैक कर, फिर देखेंगे हम वो क्या करता है ऐसा।
समझ रहा है? तो ये सब मतलब इंडिया का जो भी डीप स्टेट है वो उनको पता ही है ये सब। तो ये सब सोच तोल मोल के सब किया है, ऐसा लगता है किया है, बट मेरे को। सुनील का पॉइंट ये है कि थोड़ा प्रिंसिपल भी होना चाहिए ना। तुम तोल मोल ही प्रिंसिपल करते होना रह चाहिए। जाओगे, कुछ तुम्हारा हाँ, प्रिंसिपल्स वो स्टैंड नहीं है कि क्या सही है पर क्या पता गलत है, है वो तुम देख नहीं सेम रहे है ना, हो। अब वो सेम भी पाकिस्तान सही नहीं जैसे हो है। जाएंगे। पाकिस्तान भी ऐसे करते हाँ हैं, जहाँ पे वीक मिलती है वहाँ पे जाके चले जाने का, थोड़ा सा अपना खुद का वॉइस ही नहीं होता उनका। उनका वॉइस खाली मनी होता है, तू पैसे डाल दे उनका वॉइस चेंज हो जाएगा। तो सही बात है। मतलब मैं मानता हूँ कि देख जियो पॉलिटिकल तो ऐसे ही चलता है कि भाई अगर अपन को इससे काम है तो अपन उसके हिसाब से फिर अपन बिहेव करते हैं सॉर्ट ऑफ, बट फिर भी सम प्रिंसिपल्स हमेशा होना चाहिए ऐसा मतलब। और इंडिया अभी वो स्टैंड ले सकता है इन वर्ल्ड, इतना बट भी ऐसा है कि अगर खराब हमें वो सिचुएशन है स्टैंड नहीं। लेना है ना, तो ईरान ईरान थोड़ा ट्रिकी कंट्री तो है। चलो हमारा एलाय, हाँ, मतलब हमारे उसमें सपोर्ट में रहता है, सब बट वो रहता है पर सही में वो बहुत ट्रिकी सारे है। प्रॉक्सी मिलिशियाज को सपोर्ट करता है, बहुत जगह टेरर एक्टिविटीज करता है। तो एकदम वो क्लीन कंट्री नहीं है, वो ग्रे कंट्री थोड़ा तो है ही। वो हाँ वो भी है, एक तरीके से वो एक पॉइंट है। अगर तू वो ईरान वो उसके वहां देखे तो वो एक तरीके से पाकिस्तान जैसे कि जो हमारे लिए है ना, ईरान उन लोग के लिए वैसा है। मतलब वो पूरे एरिया के लिए ईरान। ऐसा है, हाँ, 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 ये सिर्फ दिस इज इसराइल द के लिए पॉइंट नहीं। एक्चुअली। वो तो सबके लिए। यमन में जो हाँ हुथीज है यमन वो में, पूरा हाँ, बैक हाँ, ईरान हाँ। बैक्ड है, अभी तो इसके एंटी पहले सऊदी सीरिया। एक्टिविटीज पूरी हाँ, करता है। सीरिया के लिए भी है वो, करेक्ट, सीरिया सीरिया के के लिए लिए भी भी है, है सीरिया के वो। लिए है, इराक के लिए भी है, एक टाइम पे ईरान इराक इराक के लिए वॉर भी भी है। हुई थी। हम्म। सबके लिए है, तो वो थोड़ा ग्रे कंट्री तो है ही। आई थिंक ईरान, ये जो पूरा 1979 में ये जो पूरा हुआ ना, ये हम्म। जो ये कौन से रिजीम कहते हैं हाँ, इसको, अरब जो का। शाह ईरान था उसके हाँ, उसको शाह वो ऑफ ईरान किया। जो गया, उसके बाद ये जो ये आ गए ना, इसके बाद ये लोग जो अभी आए, जो अभी 30-40 साल से जो रूल कर रहे हैं ना, वो थोड़े ट्रिकी लोग हैं। वो काफी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक काइंड ऑफ उनका फंडामेंटलिस्ट वो है, रिजीम है। हाँ। तो कुछ कुछ चीजों में वो हम उसे अलाइन करते हैं प्रिंसिपली, बट बहुत चीजों में नहीं भी करते हैं, नहीं भी ऐसा करते लगता है। हैं। तो उनका जो फंडामेंटलिज्म है वो भी सही नहीं है, तो वो भी जाना चाहिए। तो इसराइल, वो इसराइल को अपोज करते हैं जस्ट फंडामेंटली रिलीजियस बेस पे ही, और हाँ कुछ नहीं। रिलीजियस, ओनली रिलीजियस, करेक्ट, एकदम वो मैं प्योरली भी देख। रिलीजियस बेस पे ही वो अपोज करे। वो दूर है कितना वैसे भी ईरान से, तो इसराइल, और इसराइल ने हाँ, कभी ऐसे डायरेक्टली ईरान पे इतना अटैक वगैरह कुछ किया भी नहीं था पहले। तो सही बात है। वो बस फंडामेंटली रिलीजियस बेसिस पे ही पूरा वो उसका अपोजिशन है। तो थोड़ा क्रेजी कंट्री तो है ईरान। उसके लोग बहुत वो है, पर ये सिर्फ रिजीम उनका क्रेजी है। बट एक्चुअली ईरान वैसे बहुत ही सही कंट्री है। अगर एक बार ये रिजीम थोड़ा चेंज हो जाए ना तो ईरान काफी इंटेलेक्चुअल पावर हाउस बन सकता है, उस टाइप का कंट्री आई है। थिंक उसके ये लोग जो 1979 के पहले था ना, ईरान एकदम प्रोग्रेसिव था, पता है, एकदम ऐसा। वो देखा था हाँ मैंने कुछ कुछ वीडियोस, तो बहुत सही था, ये कंट्री था यार वो। हाँ। तो मतलब उसका। इवन मैं, पता है मतलब ये थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में एकदम अचानक से, मतलब अभी नहीं, मतलब जब है ना ईरान के ऊपर वॉर क्यों हुआ, तो ईरान के ऊपर वॉर है क्योंकि उसने यूरेनियम का एनरिचमेंट हो गया था, 90% टच होने वाला था, तो उसके बाद से उसके पास न्यूक्लियर पावर हो जाएगा। तो मैंने कि यार मिडिल ईस्ट में इतनी कम कंट्री है कि जो ये सोचती भी है, और उनके पास ये टैलेंट भी है कि इतना ज्यादा मतलब यूरेनियम को मतलब अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सके, क्लीन कर सके, और मतलब एक न्यूक्लियर पावर के वे में एक जा सके। तो ईरान हैज डन अ वेरी गुड जॉब एक्चुअली, मुझे ऐसा फील हुआ उस समय पे कि यार सही है, अच्छा काम किया उसने। मतलब ठीक है अभी मतलब क्या है, बट वहां के लोग टैलेंटेड तो है ना, दिस वी कैन सी। अरे वो तो बहुत है। मतलब मेरी फील्ड में जितने मैंने देखे ना, जो टॉप रिसर्चर्स होते हैं ना, कितने सारे यूएस में टॉप रिसर्चर्स हैं, सब ईरान से होते हैं। मतलब काफी ईरान की काफी वो क्रीम लेयर है इंटेलेक्चुअली, कि जो सब जगह जाके रिसर्च करते हैं। सब फील्ड में ऐसा है। जैसे अपने इंडियंस भी ऐसा है ना, सब जगह जाके कंपनीज में हाँ टॉप हाँ, लेवल पे बैठते हैं। ऐसे यस काफी यस। ईरानियंस भी है जो ये सब एकदम टॉप जगह जाके बैठे हुए हैं। तो ऐसा कंट्री नहीं है कि एकदम मतलब कुछ है नहीं, उस टाइप का कंट्री नहीं है। लोग काफी, उनका काफी कल्चर है, काफी हिस्ट्री है, काफी वो है। हाँ, हिस्ट्री हाँ ही है, ना यार, पहले सिविलाइजेशन। पर्शियन पूरा वो था ना यार, पर्शियन एम्पायर था ना, मतलब वो एम्पायर था। वो और इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई थिंक वो क्रेडल बोलते हैं उसको, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। कि मतलब हाँ सिविलाइजेशन वहां से मतलब पैदा हुआ है, तो मतलब वो बहुत काफी ओल्ड है। तो ये जो फंडामेंटल इस्लामिक वो पूरा रिजीम आ गया ना, उसके बाद इश्यू शुरू हो गए। और वो रिजीम ठीक भी हो आया गया। ना, तभी भी काफी ट्रिकी था। वो ब्रिटिश और यूएस वाले एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे ईरान को। उस एक्सप्लॉइटेशन के रिस्पॉन्स में वो इस्लामिक रिजीम आ गया है। वो शाह जो था ना, वो शाह वॉज वेरी क्लोज टू ब्रिटिश और वेस्टर्न हाँ, हाँ, कंट्रीज। हाँ। वो अभी भी और वो अपने यूके में है ना, उसका कोई ग्रैंडसन यूके में है, आई थिंक। यूके में भाग गए थे वो लोग, उसको तो मार दिया, बट आई थिंक वो उसके हाँ, भाग उसके। गए थे कुछ। हाँ, हाँ ग्रैंडसन। हाँ, तो वो अपने खुद के कंट्री के काफी ऑयल रिजर्व्स वो सब
यूके को सबको दे रहा था कंट्रोल करने के लिए। तो वो उनके लोगों को पसंद नहीं आया और फिर पूरा रिवॉल्यूशन हुआ और बाद में ये नया रिजीम आया। बट जो भी हो, आई थिंक ज्यादा फंडामेंटल तरफ वो झुक गया उसके बाद, ज्यादा रिलीजियस हो गया उसके बाद, थोड़ा वो चेंज होना चाहिए। तो अ, तुमको क्या लगता है, रिजीम चेंज आएगा? इसराइल और यूएस हाँ, इवेंचुअली प्लान कर रहा है कि ये जो अभी है खमेनी, ये जो भी है उसको मार आएगा दे या आएगा जो भी कमी करे? कमी खामिनी के आएगा, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि उसने अपने सक्सेसर भी चूज कर लिया ना, 3 सक्सेसर उसके, उसने बताया है कि ये भी रे, हो सकता है। और वो एक अलग टॉपिक तो है ही, बट ईरानियंस बहुत हद तक, मैंने देखे ट्वीट्स, उनके ईरानियंस के ट्वीट्स देखे, जो पॉलिटिकली जो मतलब, हाँ ठीक है, सबको ऐसा रहता ही है कि अपना एक स्पिरिट होता है नेशनलिज्म का, कि भाई जो कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। बट बहुत हद तक लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किए थे, क्योंकि जो भी पोस्ट आ रहा था ना, उसके अंदर जो ईरानियंस का कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, और वो बहुत हद तक इतने हैप्पी नहीं थे विद देयर गवर्नेंस, ऐसा मुझे फील हुआ उसके अंदर। मेरे को तो लग रहा है नहीं होगा, रेजिम चेंज नहीं होगा, या वो मर सकता है, वो जो आयतुल्ला खमेनी है, वो उसको मतलब खत्म कर सकते हैं, लेकिन लोग उसको नहीं निकालेंगे। आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब वो इंटरनली पावर स्ट्रगल तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर ठीक से नहीं किया और मार दिया ना उसको, तो वैक्यूम वो क्रिएट हो जाएगा पावर वैक्यूम, का। हाँ फिर हो सकता है, लेकिन अभी उसको निकाले वैसा मतलब सिचुएशन हुआ नहीं है अभी तक, आई थिंक सो। हाँ, आई नहीं, थिंक अभी अंटिल उसको उनकी निकाले तो उनकी पॉपुलेशन उनकी कंटिन्यू पॉपुलेशन को निवेश। नहीं निकालना होगा ना, अगर उनकी पॉपुलेशन रिजिम के सपोर्ट में अभी भी है ना, तो यूएस कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, वो बाहर से तो नहीं होता, वो अंदर से नहीं ही होता होता है। है, ऐसा हाँ अंदर रिजिम से ही चेंज जो है ना, वो बाहर से करने की ट्राई करोगे ना, तो बहुत सारे फ्रैक्चर्ड मिलिशियाज ये वो पावर पे आ जाते हैं, जैसे हाँ अफगानिस्तान आ में जाते तालिबान हैं। आ गया, और फिर इराक में भी डिफरेंट आइसिस वगैरह कुछ भी शुरू हो जाता है। तो अगर ईरान में भी वो ऐसे करने की ट्राई करेंगे और लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना वो, तो बहुत मुश्किल है ऐसा रिजिम चेंज। इनफैक्ट और वर्स हो सकता है, कोई और रैंडम वर्ष, पागल आके बैठ जाए। सही बात है, तो इट इज क्योंकि वेरी ट्रिकी। अगर ये करना होता ना, तो आई थिंक यूएस का ईरान पे बहुत टाइम से वो सैंक्शंस है, तो आई थिंक अभी वो अभी भी चौकड़ी है, मतलब ईरान तो उसको अभी तक फर्क नहीं पड़ा है। तो आई डोंट थिंक के मिसाइल या वॉर, आई थिंक वॉर में तो जो ये उनके जो लीडर है, ये जो है, वो उल्टा मोबिलाइज करेंगे लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है। बट हाँ, स्टिल अभी कुछ कुछ कह नहीं सकते, अगर मतलब बहुत ज्यादा कुछ हो गया तो फिर आई थिंक, और अगर उसमें उसमें क्या है, मेन तो नैरेटिव का वो है, नैरेटिव बिल्ड तुम कैसे कर दोगे। अब वहां पे यूएस का तो मतलब नैरेटिव बिल्डिंग शायद नहीं चलेगा ना, तो यूएस के जो क्या बोलते हैं, उसके जो डोमेस्टिक है, वहां पे चलो उसका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई ये है न्यूक्लियर डील है, ये है वो है, लेकिन ईरान में क्या चल रहा है वो तो मतलब पता ही नहीं है किसी को, कि आई थिंक ईरान ने ये भी बंद कर दिया है, इंटरनेट सब बंद इंटरनेट कर बंद दिया कर दिया है। है। हाँ, इंटरनेट बंद कर दिया है। um, हाँ, आई थिंक या ऐसे वॉर सिचुएशन में तो नेशनलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स और जगते हैं, और जगते हैं, जो भी लीडर होगा उसको ही और सपोर्ट होगा, और वो लोग तो खुद के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सपोर्ट में होंगे ना, कोई ना हाँ कोई सपोर्ट भी होंगे ना, तो। सही बात है, सवाल ही नहीं है। और ये वो पता है, बीच में भी ये भी बोल रहा था नेतन्याहू कि भाई मैं ईरान के पीपल को बोलता हूँ कि भाई यार तुम्हारे जो लीडर है उनको उनको हाँ, उनको हटाओ सत्ता में से। पर यार रिप्लेस किससे करोगे? ये हर बार जहां जहां हुआ है ना, अगर ठीक से रिप्लेस नहीं किया कोई तो प्रॉब्लमेटिक ही, कोई डिक्टेटर आके बैठ रोमेटिक जाता ही है है, उसके बाद, सही बात है। डिक्टेटर ही है भले, और उसके बाद भी कोई दूसरा डिक्टेटर डिक्टेटर आके बैठ जाएगा, और वो तो और भी क्रेजी होगा। तो रिस्की है ये सब नहीं, करना। अगर सपोज कि तुमने अगर किसी को बिठाया, ठीक है, अगर वो फिर उसको भी अगर वापस न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, तो तुम उससे भी अटैक करोगे। तुमको न्यूक्लियर बॉम्ब से प्रॉब्लम है कि ईरान इजराइल का दुश्मन है, उससे प्रॉब्लम है, मतलब क्या है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा सबसे ही वही। प्रॉब्लम है, हाँ सबसे सबसे ही प्रॉब्लम है वो, प्रॉब्लम है। बट तुम बिठाओगे वो तो चलने वाला ही नहीं है। तुम आके बोल चलने दोगे वाला कि नहीं, आज से ये प्रेसिडेंट, तो वो चलने वाला ही नहीं है। प्रेसिडेंट सवाल फ्रॉम ही विद नहीं इन है ही वो आना तो, चाहिए। वो फ्रॉम विद इन कहाँ से आएगा? तुमने पूरा जो अभी लीडरशिप है पूरा खत्म कर दी है वो लीडरशिप को, तो कहाँ से सही अभी बात है। कोई मॉडरेट मॉडरेट लीडर पैदा होके आएगा? तो या काफी रिस्की है सब। और ये फिर रशिया और चाइना ने भी मतलब अभी थोड़ा ऐसा मतलब कंडेम वो किया है ना, स्ट्रांगली बोला। आई थिंक रशिया के जो ये पुतिन है, और इसराइल के सॉरी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज मिले थे,
मॉस्को में। तो आई थिंक पुतिन ने बोला है कि भाई ये जो यूएस ने किया है वो बिल्कुल ही गलत है। ये डेंजरस है, डेंजरस एस्केलेशन है ऐसा। और यूएन एक्शन ये करेगा वो करेगा तो। हाँ हाँ, पर रशिया इसराइल के सपोर्ट में भी रहता है, पता है? रशिया काफी। नहीं, जस्ट एक न्यूज अभी, ठीक है तुम लोग पढ़ लो उसके वैसे, वही अपन जो बोल रहे थे ना, खमीनी क्या पावर निकल जाएगा करके, जस्ट अभी आर्टिकल अभी का न्यूज, उनके जो प्रिंस ने बोला है ईरान के कि स्टेप डाउन ईरान एक्सेल क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी अरे वो तो उसने टू बोला ही सुप्रीम है, लीडर। वो तो बोला ही है उसने। पर वो यूके में बैठा होगा ना, वो प्रिंस हाँ यूके में बैठा लॉर्ड है ना, वगैरह, हाँ। तो उसके पास कुछ एक्चुअल पावर होगा नहीं कुछ करने के हाँ लिए। वी कैन से। वही, वो वहीं से अंदर से ही जो अभी जो रिजीम है उसमें से ही कोई दूसरा आ सकता है, पर वो थोड़ा मॉडरेट हो तो शायद यूएस सपोर्ट करेगा उसको, ऐसा कुछ हो सकता है। वरना बाहर से यूके वाला प्रिंस आके कुछ नहीं करने वाला, वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सही बात है। तो कहाँ पे थे निमेश अपन, क्या डिस्कस कर रहे थे अभी कि। रशिया वाला, कि रशिया हाँ इसराइल या हाँ ईरान या क्या करेगा, रशिया हाँ, और चाइना रशिया किस क्यों, तरफ हाँ, झुकेगा। इजराइल को भी सपोर्ट करता है ऐसा। हाँ, आई थिंक काफी एक्स सोवियत लोग, सोवियत यूनियन से भी काफी लोग इसराइल आए थे, ज्यूविश पॉपुलेशन। तो रशिया तो क्या, वो सोवियत, पुतिन तो सोवियत लीगेसी में ही पूरा वो है ना, तो उसके हिसाब से तो ये लोग भी सोवियत की पार्टी है मतलब वो उस टाइप का उसका बिलीफ रहता है। तो वो ईरान को सपोर्ट, अटैक करने में सपोर्ट नहीं करेगा आई थिंक इसराइल पे। थोड़ा वो इसराइल सही को सपोर्ट बात है। करता है वो हिसाब से। अरे इजराइल को तो उनके करते ही, आई थिंक वो जो उनके जो मतलब रिलीजियस जो है वो क्या बोलते हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्स जो समथिंग कुछ है, वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं उसका जूविश कनेक्शन है कुछ, ऐसा कुछ है। और बहुत सारे हाँ होगा ही। रशियंस, हाँ बहुत सारे रशियंस इजराइल में रहते हैं, एक्सपैट्स है, या फिर जो भी मतलब ये जो ऑन्टरप्रेन्योर क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना जिसको बहुत सारा पैसा होता है वो, रश ओलिगार्क। ओलिगार्क, ओलिगार्क में वो सब होता है। वो इसराइल में आई जाके थिंक, रहते हैं, हाँ इसराइल में जाके इजराइल, क्या इजराइल में भी, करेंगे। ये आई थिंक ये जो टेलीग्राम का जो वो था फाउंडर, वो भी हाँ, आई थिंक उसने इजराइल से बनाया था, ऐसा लगा कुछ था अच्छा क्या। क्या। हाँ आई थिंक अभी शायद फ्रांस में वो। हाँ अभी तो कहीं और है, लेकिन पहले वो वहां से उसने चालू किया था, ऐसा कुछ है शायद। हाँ, वो टेक हब तो है ही इसराइल, शायद जैसे टेक हम्म, एंटरप्रेन्योर्स तो काफी होंगे ही। हाँ। सही सही। हाँ और तो ये और अगर हम देखा जाए तो चाइना है जो मतलब मेन प्लेयर है अभी दुनिया में, यूएस के अलावा वो जो रशिया है और चाइना है, दोनों स्ट्रांगली कंडेम किया है यूएस के एक्शन को। सुनील, और तू तो ये बोल रहा है ना कि मतलब हमको हमको भी स्ट्रांग कंडेम करना चाहिए, तो अभी देख रशिया और चाइना का जो हाँ मतलब वो भी इंडिपेंडेंस कहते हैं। मतलब, हाँ हाँ अरे ऐसा समझ नहीं सकता जैसे हूँ कि, मैं। हाँ वो स्ट्रांग पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आके उसने कंडेम किया है। अभी इंडिया, मेरे को लगता है कि फिलहाल उसका उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो यूएस के एक्शन को कंडेम करे, आई थिंक सो। अच्छा, तू मुझे ऐसा फील हो तो ऐसा बता दे बट कि अगेन वही अलाइन बात है होगी, कि स्ट्रेंथ हो कि नो, हाँ तुम्हारे प्रिंसिपल तो होने चाहिए ना। प्रिंसिपल, हाँ वही मतलब तुम्हारा एक प्रिंसिपल के बेसिस पे तुम्हारा वो होना चाहिए, बट वो नहीं है तब क्या करें। इनफैक्ट ये उसमें भी दिखा था ना, जो म्यांमार में हुआ था। म्यांमार में जब मिलिट्री कूप जनता ने हुआ पूरा था। उसका कंट्रोल ले लिया पावर का, तो हमने इतना कंडेम नहीं किया। इनफैक्ट हम तो म्यांमार के मिलिट्री वालों को ही सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज सपोर्ट कर वो रहे हमें हो। हेल्प करता है क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसमें। हम्म। तो उसमें पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड मिलिट्री जो हुआ कू, उसको अपोज कर रहा है, पर हम नहीं कर रहे हैं वो हम बाजू नहीं में कर नेबर रहे। होके भी। हम उसे प्रिंसिपल साइड में रख के प्रैक्टिकलिटी पकड़ लेते हैं कि हाँ तो वही प्रैक्टिकल क्या स्ट्रेटेजिक, है। हाँ स्ट्रेटेजी क्या है हमारी उसमें। तो मतलब एक तरीके से सही भी है, मतलब एक तरीके से यही हमारा प्रिंसिपल है मानने कि में भाई सही है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक वो किस में है, स्ट्रेटेजिक विन बट किस में है। वो सुनील की पॉइंट वो भी सही है ना, तो वो तो हम पाकिस्तानी बन गए ना। पाकिस्तान भी तो यही करता है कि अपना फायदा कहाँ वो देखो और बस उसके पीछे जाओ। कुछ अपना खुद का और स्ट्रांग व्यू नहीं है, कहाँ पैसा मिल रहा है, कहाँ फायदा है, वो देख के अपना जियो पॉलिटिक्स खेलो पूरा। तो हम भी वही कर रहे हैं फिर तो। वो तो सब ऐसे ही कर रहे हैं ना यार, वो तो मतलब जियो पॉलिटिक्स में सब अपना ही देखते हैं ना, मतलब पाकिस्तान अपना देखेगा, हम अपना देखेंगे, यूएस अपना देखेगा। हाँ, सब ये करते ही है।
हाँ मतलब सही ऐसा बात है। कोई मतलब तू जो बोल रहा है वो प्रिंसिपल नहीं है, वो हो गया एथिकल। एथिकली क्या सही है क्या गलत है। हाँ एथिकली तो कोई एथिकल या दिखता भी जियो नहीं है। पॉलिटिक्स में सिर्फ तुम अपना सेल्फिशनेस से देख रहे हो या थोड़ा और भी ऊपर उठ के थोड़ा हायर वो उसमें देख रहे हो ऐसा? एक्चुअली जो भी ऐसा बोले ना कि भाई हम किसी और के लिए कर रहे हैं, उसी बोलने की बात है। सबको अपना अपना वो होता ही है, अपना अपना स्वार्थ होता ही है ये नहीं पॉलिटिक्स में। किसी और के लिए भी नहीं, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कि हम तो किसी वही कंट्री के सोवरेनिटी का वो वायलेशन हो रहा है इतना बुरी तरह से, तो हम वो नहीं देखेंगे कि हमारा भी परसों आगे आगे जाके हमारा भी हो सकता है। हो सकता तो है। इन वे वो सेल्फिश उसमें ही कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा कुछ हमारे साथ भी होगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम इस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा। नॉट एज ए मैटर ऑफ नॉट किसी और प्रिंसिपल को, मतलब ऐसा, हाँ। हाँ किसी और को फायदा करवाने के वो नहीं कर रहे हैं, बस एज अ प्रिंसिपल हम कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है ऐसा। तो पता नहीं मतलब ये यूरोप बहुत शो ऑफ करता है कि वो काफी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, वो करता है, हाँ बट वो भी यूरोप एट तो द एंड तो यूरोप और ये सब हिपोक्रेटिकल है, मतलब हाँ कोई वो सवाल ही हिपोक्रेसी नहीं रखते हैं है। वो, कभी कभी करते हैं कभी कभी नहीं करते हैं, तो वो नहीं कर, हिपोक्रेटिकली है उनका वही धंधा वो तो। सिलेक्टिव मतलब सिलेक्टिव प्रिंसिपल वो फॉलो करते हैं कि भाई अपना हमारा वो कहाँ पे जहाँ पे हम वो करेंगे सर प्रिंसिपल है हाँ वहां पे नहीं। यही तो मतलब वो वेस्ट की हिपोक्रेसी है ना कि मतलब यही तो बात है, मतलब हमने काफी, इसीलिए हम हमारा जैसे कि एम ही है, मतलब कितने हमारे स्टार्टिंग से ये एम है कि हम आत्मनिर्भर बने हर चीजों में। मतलब ये आई थिंक नेहरूवियन से ही नेहरू के टाइम से ही हमारी गलती आ रही है। बट स्टिल अभी हम कहीं कहीं नहीं कर पा रहे तो ऐसा होता है, बट मतलब हमारा हमारे लीडर्स का एक विजन तो है ही। हर एक लीडर्स का ऐसा वो सोचता ही है कि भाई हमको आत्मनिर्भर बनना है, डिफेंस में हो टेक में हो। पर अभी ठीक है कुछ कुछ मतलब वो होता है कि भाई हर चीज हर जगह तो नहीं कर पाते, लेकिन बस वो ट्राई करते हैं। देखना कोई भी हर जो स्टेट जो नेशन आत्मनिर्भर नहीं है ना, मतलब ये जो ओवरऑल मतलब उसको जो सिनर्जी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो रहेगा ही। अभी देख चाइना है, उसको कोई नहीं चाहिए, तुम कुछ नहीं होगा तो भी हम करेंगे ऐसा। लेकिन बाकी सबको चाइना चाहिए, ऐसा है। हाँ हाँ, हम तो इनफैक्ट रशिया पे भी डिपेंडेंट है और कितनी कंट्रीज पे काफी डिपेंडेंट है। हाँ तो वो तो है, आत्मनिर्भर पहले होना पड़ेगा, उसके बाद इतना प्रिंसिपली स्ट्रांग कुछ कर सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ कि एक वो पता है एक किसी यूएस प्रेसिडेंट का कोट था कि स्पीक स्वीटली बट कैरी अ बिग स्टिक। सही है, यूएस तो एकदम फॉलो करता है। यूएस तो लेकिन ये न्यूज तेरी ये बात सही है कि भाई यूएस है ना, वही एक कंट्री से लगता है मेरे को कि वो एक उसका एक प्रिंसिपल होता है। वो ऐसा मतलब वही हिपोक्रिटिकल तो है ही, लेकिन कहीं कहीं जगह वो फॉलो करते ही है वो अपने प्रिंसिपल। उसके एक्चुअली आप प्रिंसिपल ये अभी है, नहीं उसके प्रिंसिपल ये है कि यूएस का कहीं भी वो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ खराब नहीं होना चाहिए। खराब नहीं, सॉर्टा होना चाहिए हाँ उसका। ये होता तो ये तो प्रिंसिपल थोड़ी हुआ, ये तो हम भी मतलब वो सेल्फिश वही हो गया ना कि हमारा सेल्फिश ही खराब हो नहीं गया होना है। चाहिए, तो वो तो हम भी वही कर रहे हैं कि हमारा खराब नहीं होना चाहिए, तो ये तो प्रिंसिपल नहीं हुआ, ये तो खुद का देखो ऐसा। ये तो तुम अपने, इंपीरियलिज्म हो गया। हाँ हम और हमारे एलाइज का देखेंगे, हम और किसी का नहीं देखेंगे ऐसा। और हमारा तो कोई एलाई नहीं है वैसा, ऑफिशियली तो कोई हम किसी के एलाइज ही नहीं है, तो हम तो हमारा ही देखते सही, हैं, एलाई तुम्हारे एलाई का कोई नहीं है। हम्म, पता नहीं। हाँ ये सही है ट्रिकी यार। क्वेश्चन है। तो हाँ तो भाई यूएस ने कंडम किया है, चाइना ने कंडम किया है, टर्की ने भी बोला आई थिंक कि भाई रिस्ट्रेंट कंडेम तो नहीं किया, रिस्ट्रेंट होना चाहिए। पाकिस्तान ने बोला कि भाई सीज फायर करो, ये करो वो करो। वो तो यूएस ने हमने भी कहा ही होगा ना, कंडेम किया सबने कहा तूने बोला। होगा। हाँ रशिया ने किया होगा, रशिया का हाँ मतलब रशिया ने रशिया कह किया। रहा था वो। हम्म, सॉरी, मैं एक्चुअली हाँ सोच रहा था क्या टॉपिक क्या चला, मैं भूल गया था। हाँ नहीं मतलब हाँ कौन सी कंट्री ने कंडेम किया ऐसा उस केस को। एक्चुअली क्या, मैं बीच में कुछ सेकंड्स के लिए चला गया था तो मुझे लगा टॉपिक चेंज हो गया है। नहीं 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 वही टॉपिक वही। मिक्स वही चल रहा है, सब मिक्स में। हमने भी किया ही होगा कंडेम तो, कंडेम नहीं बस ऐसा कि सीज फायर करो, रिस्ट्रेन रखो, सब हाँ जो वो शांति सब रखो, बात है यार, उसका क्या ही शांति है बनाए सब तो। रखो, हाँ बातें बातें हो ये जाती। सब ये सब में इंडिया बहुत मजे ले रहा है पाकिस्तान की। तो सारे इंडियंस एकदम खुश होके एकदम मजे ले रहे हैं पाकिस्तानियों की, क्या कर रहे हैं लोग क्या नहीं कर रहे। इवन इसने भी MIM का जो अवैसिद्दीन है ना, उसने भी बोला कि पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे कुछ पता है। लाइक जैसे हाँ ही ये तो यूएस ने बॉम्ब डाला उसके ऊपर। पर मेरे को लगता अभी है जो कि उसमें ये इंडिया हुआ का ना। हम्म,
मेरे को लगता है हाँ कि इंडिया का ये पाकिस्तान ऑब्सेशन खत्म होना चाहिए अभी यार। ये पाकिस्तान को छोड़ो तुम, वी हैव हाँ बिगर कुछ बिगर बड़ा फिश टू सोचा। फ्राई। हाँ, पाकिस्तान कुछ नहीं है चाइना के बारे अपने में सामने सोचो, यार। चाइना के हाँ, बारे में चाइना के सोचो। बारे में सोचो, क्योंकि ना, असली खतरा अपने को चाइना से ही है। वो तो है। वे तो हाँ। प्रो चाइनीज था ना। नहीं, मैं प्रो इंडिया हूँ। वाह, मत मत चाइना के मैं जो अच्छी चीजें है वो मतलब वो तो, हाँ, ऐसा मतलब निहारता हूँ मैं कि भाई चाइना हाँ, ने जो और हमको डेवलप सीखना किया है भी अपने आप चाहिए और को, फॉलो भी सीखना भी करना चाहिए, चाहिए, और हमको सवाल ही नहीं है। वहाँ हाँ, पहुँचना भी चाहिए, एस्पायर भी करना चाहिए कि हमको वहाँ पहुँचना है। देखिए वो तो बुरी इट्स अ बात जोक नहीं है। बट सारे वीडियोस में सबसे ज्यादा निखिल प्रो चाइनीज रहा है। मैं प्रो चाइनीज डेवलपमेंट रहा हूँ वैसे। प्रो चाइनीज डेवलपमेंट, प्रो जो चाइना ने जो मतलब हासिल किया है लास्ट 20 साल में, वो मतलब आज तक कोई कंट्री ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। और अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए, अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो सवाल ही तुम नहीं है। अपने आंख नहीं बंद कर रहे हो। एप्रिसिएशन तो है। हाँ हाँ, अप्रिशिएट तो ऐसा करना है ही नहीं ये। चाहिए। एप्रिसिएशन तो जैसे वेस्ट वेस्ट है। करता है, वेस्ट को नहीं पता है, बहुत कॉमन लोगों को नहीं पता कि चाइना कहाँ पहुंच गया है, उनको अभी भी वही है कि अरे चाइना मैं है, ठीक है, मैं ऐसा हम ही है, अभी मैं तो मैं अभी हम ही माइट है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि लाइक वी अप्रिशिएट इन द टर्म्स ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी व्हाट चाइना हैज डन फॉर ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएस से हम कुछ टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, आज हम लोग तो वी आर दी बायर्स। तो यूएस से हम एक टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, वो टेक्नोलॉजी का रेट समवॉट आई विल से यू कि एक है ना 2 करोड़ 3 करोड़ का कोट आता है और टेक्नोलॉजी या मशीन कंप्लीट इक्विपमेंट, वो हम चाइना से खरीदते हैं ना 80 लाख के अंदर दे देता है। डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 प्राइसिंग होती है। और हाँ ठीक है, इंफीरियर थोड़ी इंफीरियर क्या होता है, बिल्ड क्वालिटी होती है तो इंफीरियर, रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है, बट थोड़ी कम होती है। रेट में शायद 90 100 या 80 100 का फर्क होगा, लाइक 100 ऑन यूरोप और 80 ऑन चाइना। बट जो रेट है ना, रेट 1/4 है, 1/4 है, 1/5 है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को अगर टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो वो एक्चुअली अपना क्या प्रोसेस करके मटेरियल मैन्युफैक्चर करके मतलब सेल आउट करे, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो इंडिया एक्चुअली वही करता है, इसीलिए चाहे वी आर मतलब वी आर प्रो चाइनीज इन सम वे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी पे ना बहुत सिंपली मिल जाती है। इस पे ना मैं काउंटर देना चाहूंगा। मैंने ना बहुत सारे मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उनका मतलब ऐसा वो देखा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कि वो ऐसा बोलता है कि जो चाइना का क्वालिटी है ना वो जरा अच्छा है। तुम अगर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करो तो ऐसा ऐसा सुना है, क्योंकि वहां पे इतना इतना स्केल बढ़ गया है, इतना उनका एक्सपर्टीज है मैन्युफैक्चरिंग में, कि मतलब वो जितना जितना हो सके उतना कम कम से कम वॉल्यूम एकदम अच्छे क्वालिटी में नहीं तुमको बना के देंगे ऐसा है। ये मैं भी एग्री करता हूँ, बट ये चाइना कंट्री में, बट अगर तू वहां की टेक्नोलॉजी खरीद के तू इंडिया में लेके आए ना, तो वो वो टेक्नोलॉजी क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लाइक एक्स एक मशीन्स मिल जाएंगी, बट उसको सपोर्टिंग जो चीज है, उसको जो रॉ मटेरियल है, वो सेम क्वालिटी जो चाइनीज लोग वहां पे जो बिल्ड करते हैं और प्रोड्यूस करके सेल करते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में फिनिश प्रोडक्ट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऐसा है, मतलब अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करें तो चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है यार। जो इक्विपमेंट से कहीं ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस, लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो वो हम अच्छा है माइंडसेट ना से जो वहाँ का, काम, वहाँ का अच्छा बहुत है ज्यादा अच्छा है। चाइना का। अच्छा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, ऐसा वही है। तो। ये ये चीज तो हमने देखा है, मतलब कि जो एक स्किल सेट एक लेवल है कि डी स्किलिंग करते हैं, डी स्किलिंग करते हैं कोई भी प्रोसेस को, तो वो चाइनीज कंट्रीज में है ना एक लाइक एक कल्चर है। इंडिया में कल्चर है ही नहीं यार, वो चीज बहुत ज्यादा लैक है। क्योंकि इंडिया में क्या फ्री लेबर, मतलब फ्री लेबर तो नहीं है, चीप इंडिया का लेबर तो मिल जाते हैं। इंडिया का तो बहुत अभी बहुत काम बाकी है। मैं ना बीच में एक टेक सीईओ का एक वो देख रहा था कि वो है ना उसको है ना कुछ हाउसिंग बनाना था, जो उसके जो प्रोडक्ट का है ना कुछ हाउसिंग बनाना था, वो तो मेटल का जो था उसमें पूरा अच्छे से पेंट करके उसमें उसने अभी जो ट्रम्प का जो था ना टैरिफ, उसने बोला कि मैं यहाँ बना के देखता हूँ, यहाँ पे कोट लेता हूँ यूएस में कैसा है। तो यूएस बोलता है कि तुमको भाई यूएस के जो बंदे हैं वो तो पहले उसने रिप्लाई नहीं दिया पहले तो, बहुत बार फोन किया ये किया, उसके बाद रिप्लाई दिया तो बोला कि आपको मिनिमम कुछ इतना इतने हजार इतने लाख क्वांटिटी ऑर्डर करना पड़ेंगे, तुम्हारा आप मुझे एक सैंपल तो भेजो बना के, तुम्हारा सैंपल वैम्पल हम नहीं बना के देते। वही उसने चाइना को बोला तो चाइना ने सैंपल बना के दिया उसने, पूरा उसने कैड कैम डिजाइन दिया होगा, पूरा सैंपल बना के दिया उसमें ना, उसको जो चाहिए था स्पेसिफिकेशन, पेंट जो ऐसा मतलब क्या बोलते हैं एक एनोडाइज करके वो सब कुछ एक शेप देना था, ऐसा कुछ था। तो वो सब इतना परफेक्ट किया ना, सब लगे हाँ चलो ठीक है। अगर वो महंगा भाई पड़े, जो 25% टैरिफ लगाया ना यूएस ने, उसके बाद भी ये सस्ता पड़ता है उसको। भाई एग्जैक्टली ये तो तू बोल रहा है तो मतलब ऑल तूने सुना होगा, ये मैंने खुद ने देखा है।
मतलब ये हमने खुद नहीं देखा है। अगर है ना हम चाइनीज, मतलब मेरे भी बहुत सारे कांटेक्ट में है वहां पे, तो जैसे कि अगर हम एक टेक्स्ट करते हैं कि आई वांट अ सोल्यूशन ऑन दिस, अबे वो उनके सप्लायर भी नहीं होते, वो समझा, उनका उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, बट वो दिन रात एक करके ना तेरे को रिवर्ट देंगे ही देंगे। मतलब तुझे सही है। सैंपल चाहिए, तुझे सैंपल इंडिया तक तो करा देंगे। अदरवाइज वो इंटरनल जो उनकी जियांग होंगे, ये सब जो प्रोविजंस है ना, वहां पे एक जगह पे वो लोग भेज देंगे, फिर हमारे वहां से जो डीलर रहते हैं या ट्रेडर रहते हैं हम उनसे लेके आ जाते हैं। बट दे आर, मतलब उनका जो प्रॉम्प्ट रिप्लाई है ना, मतलब अभी तूने मैसेज किया ना 10 मिनट के अंदर तुझे मैसेज आ जाएगा। वीपीएन वीपीएन यूज करके वो लोग व्हाट्सएप पे कर देते हैं, कुछ ना कुछ करके सेट करके कर और देते हैं। उन तो लोग मतलब और मैं तो फिर मतलब ये मैं होगा डिफरेंस, तो मैं डिफरेंस। एक एग्जांपल देता हूँ, देख हमने एक मशीनरीज खरीदी थी, तो वो मशीनरी इटसेल्फ 1.2 सीआर की मशीन थी। ठीक है, इंस्टॉलेशन मतलब हमने सेकंड में खरीदी थी, तो इंडिया में आकर के यूरोप से हमने खरीदा था, मशीनरी यूएस मेड थी। तो यूरोप से हम लेके आ गए, अब उसको इंडिया के इंस्टॉल करके रीस्टार्ट करना था, कुछ टेक्नोलॉजीज में चेंजेस करके, क्योंकि मशीन पुरानी थी। तो हमने है ना उसको यूएस से कोट लिया। यूएस ने पता कितने का कोट दिया? 60 लाख रुपीज का। 60 लाख रुपए का, 1 करोड़ 20 लाख की मशीन है भाई। 60 लाख रुपए का कोड दिया कि सिर्फ मशीन को आप इंस्टॉल करके चालू करने का है। ठीक है, और उसमें भी हमने उससे लिया कि भाई तुम शेड्यूल दे दो, कब दोगे क्या दोगे। भाई ने शेड्यूल दिया, अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के बाद का, मतलब 45 डेज तक वो कुछ नहीं करेगा। मतलब 45 डेज तक तेरे को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बस वेटिंग पीरियड है। उसके बाद से वो आएगा। फर्स्ट क्लास की टिकट है उसकी, ये दिस इज वाज द बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब सारे बेसिक रिक्वायरमेंट, बहुत इतने कंडीशन थे, इतने फालतू कंडीशन थे। वो पूरी की पूरी मशीन सेम टू सेम चाइना में 40 लाख रुपए नहीं मिल जा रही थी मेरे को। मशीन तो नहीं वही मिल मतलब जाती वो है। डिफरेंस यही है ना, फिर तो इंडिया यूएस और चाइना में, चाइना के तो मतलब ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं है ना, वो लोगों की वजह से है ना, फिर तो है ऐसा हो गया ना कि वहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उनका थॉट एक्सपर्टीज बन गया प्रोसेस है। कल्चर, थॉट थॉट प्रोसेस प्रोसेस एंड कल्चर, कल्चर हाँ। बहुत फर्क करता है। तभी तो सही इतना बात। पावर हाउस बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग का। इवन जो स्ट्रेस, मतलब जो वर्कर्स काम करते, मैं वैसे सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दैट, इसलिए मेरी कंपनी से जो लोग गए थे विजिट के लिए चाइना में, और उन्होंने काफी मशीन्स को विजिट किया, सेम जो काम हम करते हैं वो काम वो भी करते हैं। ठीक है, पर अपने हम मैन मतलब आदमी लगा के काम करते हैं। आदमी लोग बोलते हैं ये हैवी है, ये काम नहीं होगा, ये डिफिकल्ट है, उनके पास हजार बहाने कि ये नहीं होगा। ठीक है, चाइनीज गर्ल्स आर वर्किंग इन दी फैक्ट्री, जो सेम हमारा जो काम है, 20-20 किलो का एक मटेरियल होता है, 20 किलो का मटेरियल उठा के रखना होता है, दिन में 2000 बार ऊपर नीचे करना रहता है। ठीक है, गर्ल्स कर रही है भाई, वहां पे विमेन्स कर रही है। मतलब एक्सक्यूजेस ईच एंड एवरी वन हैज द एक्सक्यूजेस, बट उन्होंने उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया प्रोसेस को। शायद उन्होंने मैनेजमेंट को बोला होगा, या मैनेजमेंट ने ये सिंपल करके दिया होगा, बट कहीं ना कहीं से तो चीजें चेंज हुई है ना, उनका सही वो है। वर्क चेंज आया वर्क नहीं। वर्क कल्चर और ऑल्सो ये सब एजुकेशन कल्चर काफी एकदम वो हो चुका है, एकदम स्ट्रीमलाइन हो चुका है कि सब लोग ये करते ही है ऐसा वो। चल रही है। हाँ, नहीं करोगे तो सॉर्ट ऑफ कट थ्रोट भी हो चुका है कि नहीं करोगे तो तुम कहीं पहुंच नहीं पाओगे, तो सब लोग ही करते हैं और करना ही है। तो वो हमारा अभी तक नहीं आया है वो नहीं माइंडसेट है, अभी। सही बात है। वो है। एक दूसरा एक टॉपिक था वो डिस्कस करना था, हम फिर से अभी चेंज करते हैं। ये जो बात चल रही थी कि ट्रम्प और पाकिस्तान का जो डिनर हुआ सब हुआ, तब ट्रम्प ने मोदी को भी कॉल किया था और उनका भी हुआ हाँ, था। एक्चुअली ट्रम्प और मोदी की मीटिंग थी, वो G7 समिट में हम्म। या कोई G12 समिट में। बट G7 ट्रम्प जल्दी G7। आ गया। G7 में ना, हाँ, ट्रम्प जल्दी आ गया हाँ, वापस, तो G7। उनकी मीटिंग हो नहीं पाई, तो वो ट्रम्प ने इनवाइट किया था मोदी को व्हाइट हाउस में, वो मोदी नहीं गया ऐसा। तो सॉर्ट ऑफ थोड़ा लग रहा है कि अब मोदी और ट्रम्प थोड़े दूर जा रहे हैं, दूर और जा रहे हैं, हाँ। अब मोदी को ट्रम्प का ईगो प्लीज करने में इंटरेस्ट नहीं है कि ट्रम्प हम्म, को वो करने में, वरना हाँ हाँ। ट्रम्प इनवाइट कर रहा है कि व्हाइट हाउस आओ डिस्कस करते हैं। बट जब से वो ट्रम्प ने किया ना कि मैंने करवाया सीज फायर, मैं हाँ, इन्वॉल्व हुआ शीर्ष हूँ है ये वो, तब से। तब से थोड़ा मोदी दिखा रहा है कि मुझे अब इतना इंटरेस्ट नहीं है तो तेरे ईगो को नहीं, वो करने में, सही बात टच है। करने में। तो थोड़ा रिलेशनशिप थोड़ा टर्न होगा ऐसा लग रहा है अब, मोदी और ट्रम्प होगा, का। मे बी। देखते हैं उससे उससे क्या देखते हैं। इम्पैक्ट होता है इंडिया पे, और यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील वगैरह होना है उस पे क्या इम्पैक्ट होता है, देखते हैं। सही बात है वो, दैट नीड्स टू बी सीन। हम्म। सही है गाइस, तो ईरान और इजराइल वर्सेस यूएस पे क्या कुछ एनी क्लोजिंग कमेंट्स? सुनील,
शुरू करेगा? हाँ, स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली मेरा तो ये रहेगा कि वर्ल्ड में पीस होना चाहिए। सारे वॉर्स जो है वो रैपिडली मतलब स्टेप डाउन होने चाहिए सबके सब। ये बोलने को तो बहुत सिंपल है, सबके मन में भी ऐसे ही रहेगा कि हाँ यार कोई भी वॉर नहीं चाहेगा। बट सबका ईगो शैटरिंग कंट्रीज का, वर्ल्ड लीडर्स का बहुत हद तक आ गया। यूएस को एस्केलेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूएस ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी उसने बहुत बड़ी अपनी मतलब एक पोजीशन मतलब भूमिका निभाई थी इन वर्ल्ड वॉर 2। लाइक वो कूदा तो वर्ल्ड वॉर 2 हो ही गया इन शॉर्ट। तो यूएस अगर इंटरवीन करता है इतने बड़े स्टेजेस पे आके वॉर में जो उसका है भी नहीं, तो वो एनकरेज करता है सारी कंट्रीज को और सारी कंट्रीज को इन वर्ल्ड कि एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब वर्ल्ड में एक वॉर या फिर एक पोलराइजेशन स्टार्ट होने के लिए। कोल्ड वॉर तक तो ठीक था, पर ये इस टाइप के वॉर्स नहीं होने चाहिए, ऐसा सही मुझे बात मुझे लगता है। लगता है कि थोड़ा ये ऐसे हम पीरियड में जा रहे हैं जो काफी केओटिक है और काफी अनस्टेबल है। हमको ये 20-30 साल मिले थोड़े स्टेबल वर्ल्ड पीस वाला पीरियड, और फिर से ये ऐसा फेज आ चुका है जहाँ बहुत जगह इंस्टेबिलिटी है, और थोड़ा छोटा सा स्पार्क बड़ी चीज क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ केओटिक पीरियड। स्पेसिफिकली ईरान और इसराइल और इस वाले केस में ऐसा है कि आई थिंक द आइडियल गोल, सबसे बेस्ट आउटकम तो ये हो सकता है कि इवेंचुअली ईरान में थोड़ा रिजीम चेंज आए और ईरान में अच्छा मॉडरेट कोई रिजीम आए, जो काफी इतना फंडामेंटलिस्ट ना हो। आई थिंक दैट्स गुड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। बट वो वहां तक पहुंचना तो वो ईरान के इंटरनली हो सकता है, वो बाहर से करने की कोई ट्राई करेगा तो वो नहीं होगा। तो वहां तो पहुंचना मुश्किल है। इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वाले में तो ऐसा है कि अगेन इट्स ट्रिकी। ईरान सही में काफी एंटी इसराइल और काफी एंटी दूसरे कंट्रीज रहता है कि उसके हाथ में न्यूक्लियर पावर आ गया तो पता नहीं। आई डोंट थिंक वी कैन ट्रस्ट फुल्ली ईरान पे कि वो यूज ना करे न्यूक्लियर वेपन्स को। ऐसे बहुत कंट्रीज इंडिया को भी ट्रस्ट नहीं करते थे, पाकिस्तान को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट हम लोग रीजनेबली हैंडल कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स को। इवन नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हाँ भी एकदम पागल वे में यूज नहीं कर रहा है, तो ईरान भी कर ही लेगा रिस्पॉन्सिबली हैंडल। बट स्टिल उसको बहुत ज्यादा वो एंटी नॉन इस्लामिक कंट्रीज रहते हैं, स्पेशली इसराइल। सो पता नहीं उसके हाथ में न्यूक्लियर कितना सेफ है, आई डोंट नो। बट हाँ, प्रिंसिपली तो उसको भी हक होना चाहिए अपना खुद का डिफेंस करने में, अपना खुद का बॉम्ब बनाने में। जैसे हमको भी हक है, सभी कंट्री को अपना हक है, ऐसे उसको भी हक तो है। सही सही गाइस। तो अब इस पे मेरे को तो कुछ ज्यादा ऐड करने को है नहीं, बट मैं ये चाहूंगा कि मतलब वॉर अभी जो जिस जो हो गया वो हो गया, अभी सीज फायर हो जाए तो अच्छा है। ये ज्यादा आगे ना बढ़े तो अच्छा है। ये और ज्यादा आई थिंक जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो अगर इंक्लूड होगा तो आई थिंक जो कुछ बड़ा ना हो, उसके एक फ्लैश पॉइंट ना हो तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट कुछ कह नहीं सकते। बट ये मैं यही चाहूंगा इंडिया के लिए कि दिस इज द लेसन कि भाई तुमको अगर ऐसा फ्यूचर में अगर कोई स्ट्राइक से बचना है तो वी हैव टू बी स्ट्रांग, एंड वी हैव टू बिल्ड आवर ओन डिफेंस ऑन आवर ओन टर्म्स, ऑन आवर ओन टेक्नोलॉजी, कि हमको किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। ये सब दैट्स वो वो मेरा मेन एक टेक अवे रहेगा इस इससे। अग्रीड। सो गाइस, क्लोज कर रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। बाय बाय। बाय।